जी। सो द इन प्रोजेक्ट चेंज क्या होता है कि आपको पता ही है कि चेंज मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर टीम और स्टेक होल्डर्स इस तरीके के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं या मॉनिटर या उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हैं कि वो देखते हैं कि वेरिएंस कितनी है। उनका सारा फोकस राइट। वेरिएंस के ऊपर होता है। और राइट। वेरिएंस किस चीज में होती है? या तो कॉस्ट में वेरिएंस होती है, सीवी जिसे हम कहते हैं, स्केड्यूल में वेरिएंस होती है, या फिर स्कोप में कुछ अदला बदली करने की जरूरत होती है। तो वो फिर हम्म। उसको बकायदा चेंज रिक्वेस्ट को अप्रूव कराना पड़ता है, उन एट्रीब्यूट्स को और उन करेक्टरिस्टिक्स को, ताकि उसे प्लान का हिस्सा बनाया जा सके और जो कुछ आपने प्लान में बनाया उसको रिस्पेक्टिवली अमेंड किया जा सके। इफ चेंज इज रिक्वायर्ड दैट इम्पैक्ट्स द कॉस्ट, स्केड्यूल, स्कोप एंड क्वालिटी एंड आउटपुट्स का भी उसने जिक्र कर दिया है। लेकिन बुनियादी जो तीन चीजें हैं वो कॉस्ट, स्केड्यूल और कॉस्ट स्कोप है। और क्वालिटी भी चौथी प्रायोरिटी में आता है। और लाजमी बात है कि अगर रिक्वायरमेंट बदल गई है, डिलीवरेबल की शक्ल बदल गई, तब तो लाजमी बात है कि सब कुछ बदलेगा ही बदलेगा। तो फिर चेंज रिक्वेस्ट जो है उसको डेवलप किया जाता है ताकि हम जो भी चीजें हैं कॉस्ट में तब्दीली लाएं या स्केड्यूल में लाएं या कॉस्ट या स्कोप में तब्दीली लाएं। तो जो भी कोई डिलीवरेबल है उसके मुताबिक उसको फिर रीफ्रेस किया जाता है। मतलब पूरी कहानी हमें बदलनी पड़ती है अपने प्लान में जो पहले बयान की गई थी, उसको अलाइन करना पड़ता है नई सिचुएशन के हिसाब से, नए अप्रूवल के हिसाब से। अगर एक्सेप्ट हो जाए चेंज, तो चेंज को फिर इनकारपोरेट कर दिया जाता है प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में। मतलब जहां जहां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो जो तब्दीलियां रिक्वायर्ड हैं वो कर दी जाती हैं, उन्हें एडजस्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद आपका प्लान नया हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दोबारा से प्रोजेक्ट शुरू करना है। आपने वहीं से फिर प्रोजेक्ट को जो आज के बाद के काम होंगे वो उस नए प्लान के मुताबिक होंगे। प्रोजेक्ट इज देन रीप्लान एंड द अपडेटेड कॉस्ट, स्केड्यूल, डिलीवरेबल वगैरह जो है उसको फिर नई बेसलाइन के तौर पे दोबारा से अप्रूव कराना पड़ता है। वंस completed and accepted, change management is employed to ensure project remains aligned with the new baseline। और ये न्यू बेसलाइन तो है ही है, लाजिमी बात है बदल गई है तो अब इसके मुताबिक आइंदा काम होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते रहते हैं कि क्या हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी अलाइन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। प्रोजेक्ट्स यूज चेंज मैनेजमेंट टू हेल्प मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएंस। जो भी कोई फर्क पड़ा है, तब्दीली आई है, कॉस्ट में आई है, वेरिएंस अपना स्केड्यूल में आई है, या कोई डिलीवरेबल में आई है, तो उसको देखना है कि किसी नोन रिस्क की वजह से आई है या किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से आई है। तो प्रोजेक्ट इनको जब इनकाउंटर करता है अपनी कंप्लीशन के पाथ में, तो साथ साथ ये चेंजेस होती रहती हैं। लेकिन आपने उसका पोस्टमार्टम जरूर करना है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो रिस्क हमने आइडेंटिफाई नहीं किया था, ये किस तरह से ये हो गया, हमारा टाइम ज्यादा लग गया, या जो भी कोई कार्रवाई है। फिर उसकी हम चेंज रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप इसको दुरुस्त करने का जो तरीका है वो ये है कि हमें आप ये इस ये चीज हम दे दें। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की चेंज, मतलब चेंज हम फिर वो तमाम कंपोनेंट्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। हम प्रोजेक्ट के, हाँ, कंपोनेंट के हवाले से बात करें, खासतौर पे प्रोजेक्ट के हवाले से। ओके। जो प्रोग्राम के नीचे प्रोजेक्ट है उसका तरीका वही जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में पढ़ा था, जी। पीएमपी में जो कुछ पढ़ा था वही चीज है। लेकिन ये हम स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट की चेंज की बात करें, प्रोग्राम की चेंज की बात नहीं कर रहे। अभी देखें प्रोग्राम की चेंज की तो हम बात कर चुके हैं ना। कर चुके हैं। हाँ, तो अब हम प्रोजेक्ट की चेंज की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये आखिरी स्लाइड है इसकी। प्रोजेक्ट इज देन रीप्लान्ड एंड अपडेटेड। सब चीजें अपडेट हो गई, चेंज रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, ये भी बात हो गई। और फिर प्रोजेक्ट ऑल्सो यूजेस चेंज मैनेजमेंट टू मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएंस। जो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर पड़ना है, जिन चीजों को वो ट्रिगर करेगा, या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा, जो हमें प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के रास्ते में हमें हम पे असरअंदाज हो सकती हैं। अच्छा जी, अब जनाब प्रोग्राम प्रोजेक्ट की डिस्टिंक्शंस जो हैं मैनेजिंग चेंज के हवाले से हम मजीद बात करते हैं। गिवन द कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ द प्रोग्राम्स कंपोनेंट्स, कौन से हैं जी? प्रोजेक्ट्स हैं, सब प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम एक्टिविटीज हैं। तो ये सब ने सब कुछ ना कुछ डिलीवरी कर रहे हैं। तो अगर वो अपनी अपनी डिलीवरी करते रहे सारे कंपोनेंट, तो प्रोग्राम मैनेजर एड्रेस करेगा अनसर्टेनिटी को ओवरऑल प्रोग्राम के आउटकम्स के हवाले से। आउटकम से कंफ्यूज नहीं होना, आउटकम को हम यहां इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट की सेंस में।
हाँ, प्रोजेक्ट ये मैनेजमेंट में ऐसा हम आ रहा था, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम कहते हैं आउटपुट्स एंड आउटकम्स, कि आउटपुट तो हाँ। वो जो डिलीवरेबल है, और आउटकम जो उससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट हमें देने हैं। तो मतलब वही है, लेकिन वो थोड़ी सी कंफ्यूजन शायद हो गई कि ये टर्म तो शायद प्रोजेक्ट के लिए थी, हम्म। तो ये यहाँ क्यों इस्तेमाल हम्म। हो रही है। ये प्रोग्राम के लिए भी है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं। And anticipates that it is possible for some of the program's components to be successfully delivered, but will produce entirely unexpected results, results that may or may not contribute positively to the intended benefits of the program. अब बात यह है कि प्रोग्राम के जो कंपोनेंट हैं वो तो अपना काम सही कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोग्राम ने सोचा था कि हमें ये बेनिफिट मिल पाएंगे, वो नहीं मिल पा रहे। तो कंपोनेंट का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन अब कोई अब ऐसी चीज है जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे रही है, और हमें उसको पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये क्यों हमारे बेनिफिट नहीं आ रहे। क्योंकि देखिए, बेनिफिट जो चीज है ना, वो एक गैर मर्रई सी चीज है, उसको कोई मैथ की तरह कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। बेशक हमने इस बेनिफिट को मद्देनजर रख के ही कंपोनेंट्स को जन्म दिया था और कंपोनेंट्स को काम दिया था, लेकिन हो सकता है कोई कनेक्शन बीच में ब्रेक हो जाए, जिसकी वजह से डिजायर्ड जो जो रिजल्ट है वो या तो कंपोनेंट के ना निकल सकें, या प्रोग्राम के ओवरऑल जो बेनिफिट्स हैं वो उससे ना हो सके। तो हम इसको ट्वीक करेंगे, ये प्रोग्राम लेवल की चेंज होगी, हम इसको भी हैंडल कर सकते हैं। और लाजमी बात है कि प्रोग्राम की चेंज में देखे ना, ये हमारी गलती भी हो सकती है ना प्रोग्राम मैनेजर की, कि उसने कुछ सही तरह से प्लानिंग नहीं की और उसने चार कंपोनेंट शुरू किए, लेकिन एक पांचवा भी होना चाहिए था जो शायद उससे गलती से रह गया हो। अब पता चला कि यार ये तो पूरे बेनिफिट हो नहीं पा रहे, तो अब हम फिर कुछ तब्दीली करें, चेंज रिक्वेस्ट करें, ताकि वो चीज जो है अकोमोडेट की जा सके और नया कंपोनेंट शुरू किया जा सके, ठीक है ना, फास्ट पेस के ऊपर। इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रोग्राम इनहेरेंट अनप्रडिक्टेबिलिटी, प्रोग्राम की अनप्रडिक्टेबिलिटी प्रोजेक्ट के मुकाबले में ला मुतनाही है। प्रोग्राम एक बहुत बड़ा इंजन है और उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, मतलब एनवायरनमेंट का तो बड़ा ही ज्यादा असर है आपके प्रोग्राम के ऊपर। इकोनॉमिक सिचुएशन है, बाकी चीजें हैं, उनके अदलने बदलने से आपके प्रोग्राम की अनप्रडिक्टेबिलिटी ज्यादा शेकी हो जाती है। तो प्रोग्राम मैनेजर ने कुछ ऐसा करना है कि दे मे ग्रुप इंडिविजुअल कंपोनेंट टू मैनेज देम मोर इफेक्टिवली। वो अपने कंपोनेंट्स के थ्रू, जिसे कहते हैं ना, जैसे रिस्क रिस्पॉन्स प्लान होता है, अपने कंपोनेंट्स के थ्रू वो उनको हदायत देता है और उन्हें कहता है कि इस चीज को तुम अपने लेवल पे इस तरह से कंट्रोल करो, इस तरह से डिलीवरेबल बनाओ, या मे बी वो उन्हें कहे कि जल्दी मुझे डिलीवर करो ताकि मैं इस बेनिफिट को यूनिफाई कर सकूं, समथिंग लाइक दैट। तो वो फिर इनको इस तरीके से मैनेज करता है और इफेक्टिवली उन चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। देखिए, इफेक्टिवली क्यों कर रहा है, एफिशिएंटली क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एफिशिएंसी तो लूज हो गई ना। अब उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो उसे मिलने चाहिए थे। वो कहते हैं कम अज कम जो हमने सोचा था कि ये तो हो कम अज कम, वो तो इफेक्टिवली मुझे दे दो, और हम्म। उसके लिए शायद कुछ मैं चेंज भी उन्हें करने की इजाजत दूं, कि अच्छा फिर तुम ऐसे कर लो, मैं तुम्हें मजीद पैसे दे देता हूँ, या कोई और चीज जिससे हम वो उन चीजों को ट्वीक कर सकें। तो ये प्रोग्राम मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर किस तरह प्रोजेक्ट और प्रोग्राम आपस में, इनकी चेंजेस आपस में इंटरेक्ट करती हैं। कहते हैं इन एडिशन द प्रोग्राम मैनेजर मे रीडायरेक्ट, रीप्लान और स्टॉप इंडिविजुअल एफर्ट इंटायरली। ये बात हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि वो किसी एक कंपोनेंट को पकड़ के छुट्टी भी करा सकता है, या उसका प्लान तब्दील करा सकता है, उसको उसको तब्दील कर सकता है, उसकी रीडायरेक्शन दे सकता है, नोइंग दे विल नॉट हेल्प अचीव द डिजायर्ड प्रोग्राम बेनिफिट। तो उसका मकसद बुनियादी तौर पे प्रोग्राम के बेनिफिट्स का अखज करना है, और कहीं अगर कोई दिक्कत है कि ये प्रोग्राम के बेनिफिट नहीं बन पाएंगे, हमें ये नजर आ रहा है कि प्रोग्राम जिस तरह से काम कर रहे हैं वो शायद ठीक ही काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने शायद गलती कर दी और मैं समझा कि ये सब मिलके एक प्रोग्राम का बेनिफिट बन जाएगा, जो कि वो नहीं बन पा रहा। एंड हम्म। देयरफॉर आई मे डायरेक्ट देम कि नहीं यार, अब तुम अपने स्कोप में ये ऐड कर लो, या तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है उसको हम मजीद पैसे दे देते हैं, या हम तुम्हें बंद ही कर देते हैं, हम कोई और प्रोग्राम प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर ये अनअटेंडेड रहे, इन बेनिफिट्स को आप अटेंशन ना दें, इनको मॉनिटर ना करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवॉल्विंग एनवायरनमेंट, तो फिर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अनसर्टेनिटी, अनप्रडिक्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है इतने बड़े लेवल पे। अगर हम किसी चीज को अंडर द कारपेट कर देंगे,
तो नवा एक फटा शुरू हो जाएगा, कोई नई प्रॉब्लम आ जाएगी, और ये दोनों पुरानी अनसॉल्व प्रॉब्लम और ये नई प्रॉब्लम मिलके एक बहुत ही बड़ा मार्का बन जाएगा, और हमारे लिए उसको डील करना मुश्किल होगा। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें प्रोग्राम मैनेजमेंट के दौरान, और जैसे ही मसला आता है उसका फौरी तौर पे हल निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपने उनको पालना शुरू कर दिया प्रॉब्लम्स को, तो वो प्रॉब्लम्स एक वक्त में आपसे बड़ी हो जाएंगी, और आपके लिए काबिले, मतलब आप उसके ऊपर कोई फैसला करने के काबिल नहीं रहे। अच्छा, जब तो ऐसा ये कभी हो, ये तो प्रोग्राम मैनेजर एम्प्लॉय करता है चेंज मैनेजमेंट को, प्रोग्राम लेवल के ऊपर जो चेंज मैनेजमेंट है, एट द प्रोग्राम लेवल, टू रीडायरेक्ट एंड मॉडिफाई द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो निशाना है या रुख है, उसको थोड़ा ट्वीक करता है, थोड़ा बदलता है। वो कहता है अच्छा इस बेनिफिट की तरफ नहीं, इस बेनिफिट की तरफ चले जाते हैं। मतलब लाजमी बात है, इस बात की उसे परमिशन तो लेनी पड़ेगी, लेकिन वो ऐसे कर सकता है, ताकि एक्सपेक्टेड वैल्यू डिलीवर हो सके। जो हमारा वादा था वो तो हम पूरा कर सकें प्रोग्राम के हवाले से। न्यू स्ट्रेटजी में भी इस्तेमाल की जा सकती है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को भी देखा जा सकता है, या जो परसेप्शन है बेनिफिशरीज की में भी आप समझ रहे हैं कि यार वो बेनिफिट जो हमने इनको वादे किए थे वो तो हम शायद नहीं दे पाएंगे। तो अब उनकी उम्मीदों को नीचे लेके आए, उनकी परसेप्शंस को नीचे लाएं, उनको तैयार करें कि यार अगर इतना सा बेनिफिट मिल जाए तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। तो ये वो है उनकी परसेप्शन बदलना, कि भाई अब इतना मुमकिन नहीं रहा कि हम आपको वो सारी सहूलियात दे सकें जो हम आपने हमने इनिशियली आपसे वादा किया था। लेकिन कोई थोड़ा सा इसके शॉर्टर उसके ऊपर आप मान जाएंगे कि नहीं मान जाएंगे, उनको बनाने वाली बात है, स्टेक होल्डर को एंगेज करने वाली बात बात है। प्रोग्राम्स यूज चेंज मैनेजमेंट इन द फॉरवर्ड लुकिंग प्रोएक्टिव मैनर। मेरा तो ख्याल ये है कि प्रोएक्टिव तो बहुत ही ज्यादा है ना प्रोग्राम। प्रोग्राम को तो इस बात का डर है कि ये जो भी ट्रैजेक्टरी मेरी जब बनी हुई है, जो बेनिफिट की तरफ जा रही है, किसी हवा के झोंके से भी शायद ट्रैजेक्टरी इधर उधर होगी तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उसने जी हर मुमकिन जो जो क्या कहते हैं रिस्क है या जो मसाइल हैं, उनको मद्दे मलहूज खातिर लाना है, और प्रोएक्टिवली उन चीजों को एड्रेस करना है, ताकि हम उस मसले के खड़े होने से पहले उसको दबा दें या उसका हल निकाल लें। टू अडॉप्ट द प्रोग्राम टू द इवॉल्विंग इन्वायरमेंट, बदलती हुई सूरत हाल में हम किस तरह से इसको चलाएंगे, प्रोग्राम को चलाएंगे। क्योंकि मकसद है प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ किसी ना किसी तरह धक्के के खा के चलाते ही रहना है, हमने कहीं बॉग डाउन नहीं हो जाना। क्योंकि बॉग डाउन हो गए तो फिर तो प्रोग्राम ही क्या ना। तो बॉग डाउन नहीं होना। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर मुझे दो चार प्रोजेक्ट्स की कुर्बानी देना पड़ जाती है, तो और मुद्दत बढ़ानी पड़ जाती है, नए प्रोजेक्ट शुरू करने पड़ते हैं, तो ये बात स्टेक होल्डर को समझाना आसान है कि ये कुछ प्रोजेक्ट जो है वो एक आध साल डिले हो जाएगा, तो मतलब उससे ये बेनिफिट्स होंगे, आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, उसको समझाना आसान है। लेकिन ये कहा जाए कि कल से ये प्रोग्राम नहीं है, खत्म हो गया, ये बड़ी कोई ज्यादती वाली बात है, कस्टमर तो नहीं मानेगा इसको। एडिशनली, दिस इज एन आइटरेटिव प्रोसेस रिपीटेड फ्रीक्वेंटली। ये इतने लंबे प्रोग्राम की जिंदगी में ये अक्सर होता रहता है, बार बार आइटरेटिवली होता है। हमें डायरेक्शन कीपिंग करनी पड़ती है, बेनिफिट बदलते रहते हैं, परफॉर्मेंसेस से जो कंपोनेंट्स कर रहे हैं और अपने जो हम यूनिफिकेशन कर रहे हैं, उनमें हमें अंदाजा होता रहता है कहाँ हम लैग कर रहे हैं। तो हम फिर उन चीजों को जल्दी जल्दी प्रोएक्टिवली एड्रेस करने की कोशिश करते हैं during the performance of a program, to ensure the program deliveries and benefits planned at the start of the program वो फिर वैसे ही अचीव हो पाए। कोशिश तो यही है, टू द बेस्ट ऑफ आर नॉलेज हम यही ट्राई करेंगे कि जो हमने वादे किए थे शुरू में हम उनको अचीव कर पाए। लेकिन अगर नहीं हो पाते तो हम कोशिश करेंगे कि उनको कुछ चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू, कुछ कार्रवाई इधर उधर करके, कोई कंपोनेंट्स को बंद करके खोल के कुछ नया हिसाब किताब बना के, तो हम उसको सरवाइव कर जाएं। मकसद सिर्फ ये है, प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए, उसको सरवाइव करना चाहिए, उसको हाँ। जो इफेक्टिव तो होना ही चाहिए। एफिशिएंट ना हो तो वो चले, कोई बात नहीं है, उसका गुजारा हो सकता है। लेकिन जो वादे किए हैं हमें कम से कम वो पूरे करने हैं। अगर हम वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें स्टेक होल्डर को तैयार करना है कि वो कुछ राजी हो जाए, कुछ कम पे मान जाए। अच्छा एनीवेज वो ये तो पूरी आखिरी रिजॉर्ट है। ये जो इस पीछे एक कीजिएगा ना, जो हाँ पहली जी। वाला पहली वाली स्टेटमेंट है, जी जी।
program uses change management in the forward looking proactive manner to adapt the program to the evolving environment। तो मतलब ये है जी कि जी। चेंज को आप प्रोएक्टिवली कैसे एड्रेस कर सकते हैं, मतलब लुकिंग फॉरवर्ड प्रोएक्टिवली टू। तो करते हैं हम इसको। प्रोग्राम में तो उसने कहा ना कि इतनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो आपने देखा यार, इस प्रोजेक्ट को ये चार कंपोनेंट चल रहे हैं, ये अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन है, जो हमारा बड़ा बिग पिक्चर है, उसमें पता चल रहा है टेक्नोलॉजी में कोई तब्दीली आ गई है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस किसी और तरफ चली गई हैं। तो यार ये जो बेनिफिट आ रहे हैं ये तो मुझे कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है। तो मुझे फिर पहले से ही तैयार होना पड़ेगा, ये नहीं कि जब क्यामत आ जाए तो फिर हम हल्लड़ बल्लड़ मचाते फिर रहे हो। हम हाँ पहले ही, चंद माह पहले ही उस चेंज को रियलाइज अंडरस्टैंड कर लेंगे और हिफाजती इकदामात या अमेंडमेंट्स या चेंज मैनेजमेंट, चेंज रिक्वेस्ट वगैरह कर देंगे। तो मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बम आके फट जाए और फिर हम कहें हाय ये क्या हो गया। हमें पता होना चाहिए कि हम पे बम भी फट सकता है और हमने उसकी जो क्या कहते हैं हिफाजती इकदाम हैं वो करके रखने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला जो है उस स्लाइड में वो कह रहा है कि जी इस बात को अगर गुफ्तगू को कूजे में डाला जाए तो प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट टू कंस्ट्रेन और कंट्रोल द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबिलिटी। जो तब्दीलियों की वजह से, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं आपके माहौल में, उनके असर की वजह से जो मुझे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अपने मकासद ना अचीव करने की सूरत में, तो उनको मैं चेंज और चेंज मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल करूंगा। On the outputs of the efforts, while programs proactively use change management to keep the program itself। मतलब यह है कि चेंज मैनेजमेंट का अमल उस धमाका होने से बहुत पहले शुरू हो चुका होगा। बॉल इज रोलिंग ऑलरेडी। हमने पहले ही रियलाइज कर लिया ये होने वाला है, तो हमने पहले से ही चेंज को आइडेंटिफाई करके उसको, बॉल को रोल कर दिया हुआ है। और बाय द टाइम वो धमाका हो, उससे पहले पहले शायद हम तब्दीली कर दें अपने रुख में। अपना जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें कोई थोड़ा टेंजेंट लगा के इधर उधर करके दाएं या बाएं से गाड़ी निकाल दें। विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे आर परफॉर्म। तो हमें देखें वो माहौल है ना जिसके अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप ना बड़े जबरदस्त प्रोग्राम चला रहे हैं और बिल्कुल आसमान पे पहुंचे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोई क़यामतें आप लेके आ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 3 हो गई है। अब मुझे बताएं कितने बढ़ गया आपका प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को, ये वो जो आप डिजास्टर की भी बात करते हैं, प्रोजेक्ट को उस बुरे वक्त के लिए तैयार होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई जंग भी छिड़ जाए तो हम क्या करेंगे। मैं मानता हूं कि उसमें तो शायद प्रोग्राम ही को बंद करना पड़े, लेकिन उसको बंद करने का भी तो कोई तमीज होगी ना। ऐसी तो नहीं कि जी बस धमाका हो गया चलो घर चलते हैं, ऐसे तो नहीं होगा। तो जब जंग होने वाली होती है तो पहले से आपको पता होता है, तो आप पहले से चीजें क्लोज करना शुरू कर देते हैं, जो बेनिफिट निकल चुके हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसा निजाम हो कि आप अपनी हालात और वाकयात और एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हुए चेंज मैनेजमेंट के अमल को पहले से चला दें। सेंसिटिव मामला है प्रोग्राम के हवाले से। प्रोजेक्ट्स में शायद हम इतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप आ जाइए कम्प्लेक्सिटी की तरफ। ये अगला टॉपिक है कम्प्लेक्सिटी का। और कम्प्लेक्सिटी तो मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट के हवाले से तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस की है। मजे की बात यह है कि कम्प्लेक्सिटी की जो साइंस है वो नहीं बदली। भले वो प्रोजेक्ट हो या प्रोग्राम हो, कम्प्लेक्सिटी का वही फार्मूला है जो मैंने आपको बताया था। कम्प्लेक्सिटी किस में होती है? किसी भी सिस्टम में हो सकती है। ठीक है जी। प्रोजेक्ट भी एक सिस्टम है, प्रोग्राम भी एक सिस्टम है। प्रोग्राम जरा ज्यादा बड़ा सिस्टम है तो लाजमी बात है कि उसकी कम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है जी। अ, मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई भी चीज, आपके पास एक साइकिल है तो वो भी एक सिस्टम है। आपके पास न्यूक्लियर प्लांट है तो वो भी एक सिस्टम है। मगर वो राइट। सिस्टम कम्प्लेक्स कैसे होता है? जब या तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या उनका नंबर ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
तो दोनों सूरतों में, और अगर दोनों ही सूरतों अक्कर कर जाए तो फिर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती चली जाती है। अब जरा गौर कीजिए कि प्रोग्राम एक ऐसी चीज है जो वैसे ही बहुत बड़ी चीज है, 20 साल तक चलने वाली चीज को इस तरह का बड़ा हाथी है जिसको आप हाँकते हुए लेके जा रहे हैं। और उसने, अब जरा गौर कीजिए उसमें कंपोनेंट्स कितने हैं। अगर उसमें कंपोनेंट बढ़ते ही चले जाएं, ज्यादा होते चले जाएं, तो एक तो ये निशानी है कि आपका प्रोग्राम डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप से कि 50 कंपोनेंट्स को चला रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंडर। हम्म। सबके ऊपर ध्यान रखना, सबका ख्याल रखना, सबको कोऑर्डिनेट करवाना, ये कितना मुश्किल काम होगा। ना सिर्फ ये, हम्म। बल्कि नैले पे दहला ये हो रहा है कि वो जो 50 कंपोनेंट्स हैं, उनका आपस में भी बहुत लेन देन चल रहा है। जब तुम ये बना लोगे तो मुझे देना, मैं फलाने को दूंगा, वो इधर आएगा। मतलब वो बहुत ज्यादा चीजें रोटेट रिवॉल्व अराउंड कर रही हैं विद इन, फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अदर। देयर इंटरेक्शन इज टू मच। एक तो ये था ना कि एक प्रोजेक्ट ने एक चीज बनाई, अगले को दी, अगले ने उसको आउटपुट निकाला, तो उसको निकाल के उसने वापस प्रोग्राम एक्टिविटीज को दे दिया, उन्होंने बैठ के उनके बेनिफिट निकाल लिए। ये तो एक सिंपल सी कहानी है। एक दो दो कंपोनेंट के दरमियान सिर्फ कनेक्शन बना है। अब अगर हम्म। 25 कंपोनेंट्स के दरमियान से जिसने इधर से उधर, उधर से इधर जानी है, तो आप जरा अंदाजा कीजिए कि कम्प्लेक्सिटी एक अगले अगले ही लेवल पे जा पहुंचेगी। हम्म। प्रोजेक्ट भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होते, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कहाँ प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी का मुकाबला प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। प्रोग्राम एक हम्म। हाथी है, वो एक छोटी सी बिल्ली है। तो हाथी और बिल्ली की कॉम्प्लेक्स, हाथी तो बजाते खुद अपनी जात में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो अब उसकी कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये हम्म। बात समझनी है कि कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन नहीं चेंज हुई। कॉम्प्लेक्सिटी वही चीज है, इधर कंपोनेंट का बढ़ना या उनके दरमियान का इंटरेक्शन का बढ़ना। लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो कॉम्प्लेक्सिटी बेशक है, लेकिन इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती जितनी प्रोग्राम की है। तो ये बात थी जो यहां हमने समझनी है। अगर आप नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी वाली किताब पढ़ें जो प्रैक्टिस गाइड है पीएमआई की, तो आपको ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूं ना, आपको समझ आ जाएगी। वो बाकायदा उसके अंदर उसने दिया हुआ है कि ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है कम्प्लेक्सिटी, और क्या होता है इंटरेक्शन, क्या होता है सिस्टम्स का, सिस्टम के कंपोनेंट्स का क्या है। मगर अब तो आपको पता ही है कि जब मैं प्रोग्राम की बात करता हूँ तो कंपोनेंट तो मेरे फिर प्रोजेक्ट्स ही है ना। प्रोजेक्ट्स और इस तरह की चीजें जो मेरे अंडर आती हैं, बस ये हैं वो कंपोनेंट्स। कहता है कि बोथ प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद कम्प्लेक्सिटी, दोनों में हो सकती है कम्प्लेक्सिटी। सोर्सेज ऑफ कम्प्लेक्सिटी विद इन द प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट कैन बी ग्रुप्ड इनटू, अब कहां कहां से कम्प्लेक्सिटी आ सकती है प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम के अंदर। ह्यूमन बिहेवियर में बी कॉम्प्लेक्स, हम्म। सिस्टम बिहेवियर में बी कॉम्प्लेक्स, या बात यह है एम्बिगुइटी। ये तीन एलिमेंट्स हैं जो कम्प्लेक्सिटी के हैं। ये प्रैक्टिस गाइड बता रही है नेविगेटिंग कम्प्लेक्सिटी वाली, कि जनाब अगर आपकी कोई कम्प्लेक्सिटी आ गई है तो आप देखें वो किस वजह से आई है। ह्यूमन बिहेवियर की वजह से, सिस्टम बिहेवियर की वजह से, या एम्बिगुइटी। एम्बिगुइटी तो आप समझते हैं ना, कि मैं क्या, हमारे एक बॉस होते थे, उन वो कोई असाइनमेंट आती थी ना, हमें बुलाते थे, तो उनको समझ खुद नहीं आती थी कि ये क्या बता रहे हैं और क्या ऊपर से हुक्म आया है। तो वो कहते यार कुछ ऐसे ऐसे है, तो बाकी तुझे आप ही कर लेना। ठीक है जी। ही गिव्स अ एम्बिगुअस स्टेटमेंट, कभी भी उसने पूरी बात नहीं बताई। फिर हम खुद ही हम्म। एक्सप्लोर करते फिरते थे कि अच्छा यार ये कहाँ से आया है कागज, और इसको जनाब उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हिसाब किताब है। लेकिन एम्बिग्विटी जो चीजों को बिला वजह कॉम्प्लेक्स बना देती है। अगर मैं मेरे मुझे जिससे वो हुक्म आ रहा है उसको खुद नहीं पता कि वो क्या हुक्म दे रहा है, तो फिर तो क्यामत है ना। तो एम्बिग्विटी इस तरह आती है जब आप किसी चीज को कहीं पे लूज छोड़ देते हैं, लूज कैनन के तौर पे छोड़ देते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली नेविगेटिंग काटेगी, आपको ये कम्प्लेक्सिटी काटेगी आपको। ह्यूमन बिहेवियर और सिस्टम बिहेवियर बड़े इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बिहेवियर जो है, मतलब ये एक है केयर नथिंग टाइप के लोग। वो कहते हैं भाड़ में जाए प्रोजेक्ट, भाड़ में जाए सारी दुनिया, सानू तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है ह्यूमन बिहेवियर। एक है सिस्टम बिहेवियर, कि एज अ कंपनी या एज अ ग्रुप हम, हमारा क्या इंटेंशन है या क्या बिहेवियर है। अगर वहां वहां हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहां बहुत ज्यादा टसल है, और हम सिस्टम के तौर पे या ग्रुप के तौर पे या टीम के तौर पे सही तरह से काम नहीं कर रहे, तो ये सिस्टम बिहेवियर कम्प्लेक्सिटी ले आएगा।
Factors that result in program and project complexity originate from these three groups. कौन कौन से जी? ह्यूमन बिहेवियर है, सिस्टम बिहेवियर है, और एम्बिगुइटी है। इनके ऊपर बात होगी। अच्छा जी। इसके बाद आ जाता है प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, ये जब कम्प्लेक्सिटी की बात कर ही रहे हैं, तो अब आप देखें कि कहाँ कहाँ कम्प्लेक्सिटी हो सकती है। प्रोग्राम को तो आप समझ ही गए। प्रोग्राम की सबसे पहले तो हुक्म आता है कि ये काम हम्म। करना है। तो वो गवर्नेंस मिलती है ना आपको, कोई हम्म। गाइडलाइन मिलती है कि ऐसे करना है। गवर्नेंस इतनी ज्यादा है और इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारा तो दिमाग खराब हो गया है। हमें समझ नहीं आ रही कि यार कौन सी चीज कब कैसे और क्यों करनी है। हम्म। गवर्नेंस इज टू कॉम्प्लिकेटेड। तो मेरे हिसाब से गवर्नेंस जो है उसको ज्यादा डिटेल्ड नहीं बनाना चाहिए। Governance is just a guideline based on which the program manager should develop his program management plan. Program हम management तो plan should include, गवर्नेंस को तो ये बताया था कि ये एक हम बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं और एक फ्रेमवर्क दे देते हैं, दिस इज द गवर्नेंस। असल में this is a set of general guidelines to run a program, which राइट। which is created by the sponsor of the program, and which is actually inherited downwards from the organizational governance. ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस से निचला लेवल, निचला लेवल, निचला लेवल, तो प्रोग्राम लेवल आ गया। प्रोग्राम लेवल की जो कम्प्लेक्सिटी है, उसकी एक रीजन है कि गवर्नेंस में जो इंस्ट्रक्शंस लिख के दी गई हैं, हमें याद रहे कि जब भी हम कोई किसी चीज का भी मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, तो उस चीज के गवर्नेंस गाइडलाइन को देखना पड़ता है, क्योंकि गवर्नेंस से बाहर हम कोई काम नहीं कर सकते। बेशक गवर्नेंस की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बहुत डिटेल्ड नहीं होनी चाहिए और ना ही होती हैं। वो सिर्फ हिदायत होती हैं कि यार इन 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 चीजों का जरा ख्याल रख लेना। बाकी प्लानिंग जो है वो हम, जो प्रोग्राम या प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके ऊपर छोड़ते हैं कि भाई तू अपना प्लान बना ले। प्रोग्राम मैनेजर प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान बना ले उसी गवर्नेंस के नीचे, और प्रोग्राम मैनेजर अपने कंपोनेंट्स को गवर्नेंस वो देगा कि भाई इन हिदायत के ऊपर अमल करते हुए तुम लोग बना लो अपना अपना मैनेजमेंट प्लान, अपने अपने कंपोनेंट का मैनेजमेंट प्लान बना लो। तो हम्म। बात ये है कि वो आपको याद होगा, पहले जब हमने गवर्नेंस की बात की थी तो हमने कहा था कि गवर्नेंस ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। हम्म। बहुत ज्यादा गवर्नेंस करेंगे तो गवर्नेंस कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। हर चीज हम्म। के लिए तो आपने हुक्म जारी कर दिए कि इसके अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। आपने ऑप्शन ही खत्म कर दी प्रोग्राम मैनेजर या प्रोजेक्ट लेवल अपने लेवल के ऊपर, तो उसके उससे आपने फैसला करने की ताकत छीन ली है। मैं मानता हूं कि कुछ जो बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें जैसे न्यूक्लियर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्पेस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर शायद हमें इतना ज्यादा कमांड एंड कंट्रोल चाहिए होती है, तो गवर्नेंस में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन याद रहे कि जहां भी गवर्नेंस में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, गवर्नेंस बिकम्स अ कम्प्लेक्सिटी, और वो आपके राह का रोड़ा बन जाएगा। आप बार हम्म। बार उसे ट्रिप करके गिरेंगे, ओ यार ये तो काम तो ऐसे मैं करना चाह रहा था, लेकिन गवर्नेंस कहती है नहीं इसी ट्रैक पे जाओ। उस ट्रैक के ऊपर तो बड़े बटे हैं, तो वो मुझे वहां कम्प्लेक्सिटी उसकी मुझे काटती है। इसी तरह स्टेक होल्डर भी आपको बताया था कि बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही वेरिड है, प्रोग्राम लेवल के ऊपर खास तौर पे। तो पहले देखे ना, प्रोजेक्ट लेवल पे भी बात करते थे तो हमें ये बात समझ आती थी कि यार इतने सारे स्टेक होल्डर हैं, इन सबको खुश कैसे रखा जाए, इन सबको इंगेज कैसे रखा जाए। तो मतलब वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये कोई बहुत ही आला नस्ल का आदमी होता है, कोई कोई होता है इस तरह का, जो जिससे हर कोई खुश हो। सारे स्टेक होल्डर उससे खुश हो गए, यार बहुत अच्छा आदमी है, सारे काम हमारे ठीक करता है। तो ऐसे लोग तो होते ही नहीं है दुनिया में, बहुत ही कम होते हैं। वो खाल खाल एक आध बंदा आपको अपनी जिंदगी में मिलता है कि जिसकी बारे में आप कहें कि यार इस बंदे में कोई खराबी बताओ, कोई भी नहीं निकाल सकता। क्योंकि वो इंगेज ही सब लोगों को जिनसे मिलता है, खुश दिली से मिलता है, उनके साथ इंगेज करता है, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देता। आप गौर करें कि वहां स्टेक होल्डर कंप्लेक्सिटी कहाँ जाएगी? वो सिंप्लिसिटी में बदल हम्म। जाएगी, सादगी में बदल जाएगी। वो कंप्लेसेंट होंगे, वो उस पर ट्रस्ट करेंगे, यार ये बहुत जबरदस्त आदमी है। तो जनाब स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा होंगे प्रोग्राम के, तो बेइंतहा होंगे। अब यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कुछ सुपरमैन चाहिए, जो मतलब लोगों के ख्यालात को भी पढ़ ले और उनको किसी को भी खफा ना होने दे। भाई एक दो स्टेक होल्डर तो कहीं ना कहीं नाराज हो ही जाते हैं।
लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ या ज्यादा स्टेक होल्डर खफा हो गए, तो स्टेक होल्डर कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। कम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? एक स्टेक होल्डर इधर को खींच रहा है प्रोग्राम को, दूसरा दूसरी तरफ को खींच रहा है, और लड़ रहे हैं आपस में, झगड़े पड़े हुए हैं, कंफ्यूजन पड़ी तो हुई है। हमने हमने एक बात बोली थी कि स्टेक होल्डर्स तो अ, किसी भी प्रोग्राम में थाउजेंड्स के हिसाब से भी हो सकते हैं। थाउजेंड क्या जी, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। थाउजेंड ठीक तक है। तो मैंने प्रोजेक्ट्स में देखे हुए हैं। हाँ मतलब हाँ, आपने तो अब ये कॉम्प्लेक्सिटी, एक तो ये कि उनकी रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। प्रेजेंस ऑफ दिस मच नंबर ऑफ स्टेक होल्डर इटसेल्फ इज ए कॉम्प्लेक्सिटी। या देखिए, बात यह है कि अगर आप से कि चार आदमियों को कमांड कर रहे हैं, तो चारों को हिदायत देना ह्यूमनली पॉसिबल है बड़े आराम से। आप पहले एक हाँ आदमी जी। से बात कर लेते हैं, उसे हिदायत दे लेते हैं, फिर दूसरे को कर लेते हैं, तीसरे को कर लेते हैं, चौथे को कर लेते हैं। अगर आप राइट। 1,000 लोगों के साथ इंटरेक्ट करना हो रेगुलर बेसिस के ऊपर, किसी को जरा सी भी टेंशन कम मिले और नाराज होकर बैठ जाए, तो ये जी स्टेक ऐसे ही। होल्डर आपके बॉसेस तो नहीं है। ये तो पीपल है हु आर इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट प्रोग्राम। ठीक है जी। तो इनको इतना क्या कहते हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ पालना है या डील करना है। क्योंकि अगर मैंने इनको हवा दे दी, तेल आग दिखा दी तेल को, तो ये मेरे लिए जहर कातिल बन जाएगा। तो स्टेक होल्डर कम्प्लेक्सिटी से बचानी है, और उसके लिए ये है कि सबको राजी रखना है। वही वाला स्किल जो मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे किसी को कोई शिकायत ना हो, सब खुश हो उससे। इस तरह का बंदा होगा तो अच्छा प्रोग्राम मैनेजर मैनेजर साबित होगा। जबकि मैं तो ये कहता हूं कि आजकल जो हमारे प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, वो तो प्रोग्राम मैनेजर होने की कैफियत में ही नहीं है। वो तो इस काबिल ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है, वो प्रोजेक्ट के माइंडसेट से बाहर नहीं निकले हुए। तो वो कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं? मेरा मतलब है, ये ऐसे ही है कि इंटर्नी को उठा के आप कहें कल से आप सीईओ हैं जी इस ऑर्गेनाइजेशन के। उसने जो धूल पटनी है ना उस ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि उसकी सोच, उसकी औकात, वो उस बिल्कुल एक इंटर्नी वाली है। हम्म। आप उसको सारी ताकत दे दें, ऐसे करते हैं ना लोग। ये जो अमीरों के बच्चे हैं, वो पूरी पूरी कंपनी का सीईओ बना होता है, ग्रेजुएट करके आता है, बल्कि ना भी आए तो उन्हें कौन सी परवाह है। तो ये हम्म। बड़ी जबरदस्त गलती है, और ये हम अमूमन कर भी रहे होते हैं। यही काम है। मेरे हाँ, अपने के एक्सपीरियंस में एग्जैक्टली। एक कंपनी है एबीएम इंफोटेक, एबीएम इंफोटेक के नाम से। हाँ हाँ तो उनका एक ही बच्चा है। मेरी पाकिस्तान के अंदर जो लास्ट कंपनी थी, वो उसका नाम सुफियान सुल्तान है, मतलब ठीक है। हाँ एनी हाँ। हाउ जो भी है वो अपने आप को इतना माफाकुल फितरत इंसान समझता है कि वो आम बंदे की पहुंच से, उसकी सोच से तो इतना आगे है। रिजल्ट क्या निकला? वो कंपनी के जितने तमाम रिसोर्सेज है, मैं भी एक वन ऑफ देम द रिसोर्स हूँ कि जो उसके बिहाफ पे हम्म। हम लोग मुल्क छोड़ के हमने कहा निकलो यार, इधर से निकलो, अब कहीं ना कहीं कोई अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो यही बात है जो आप बता रहे हैं ना कि वो लोग पैसे के होने के बिहाफ पे या या वो नहीं हो, ये बड़ा अलमिया है ये। ये और आपको ये आपको हुकूमतों में भी यही प्रॉब्लम नजर आती है। एक बंदा नहीं है इदारों में या पॉलिटिशियन में जो अपना काम करने के काबिल हो। एक बंदा नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका मुल्क तरक्की भी कर सकता है कभी? आप तो हम्म। एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं संभाल सकते, प्रोग्राम और हम्म। उसकी क्या बात है। तो इस यहाँ पे खैर वो एक बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाती है, लेकिन जी दिस जी इज द जी जी बिग जी। प्रॉब्लम। ये जितने भी आपको कॉम्प्लेक्सिटीज नजर आ रही हैं, ये आपको नजर आएंगी अपने माहौल के अंदर, और आपकी हम्म। नाकामी की निशानियां होंगी ये। हम्म। जो ऊपर बैठा है वो गवर्नेंस सही नहीं दे रहा, जो स्टेक होल्डर है उनको वो लड़ रहे हैं आपस में, और जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं वो इतनी कम्प्लेक्स दे रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जब स्कोप बनाया जाता है, जब भी कोई चीज होती है, तो आपको पता है कि वो इतनी आसान और लेमैन लैंग्वेज में होनी चाहिए कि आपकी कंपनी का जो खाकरूब है, वो भी उसे समझ सके और सारे लाए कि हाँ सर, क्या बात है आपकी, आपने कितनी अच्छी बात लिखी है। लेकिन उस सादा लफ्जों में होगी। आप टेक्निकल जार्गन बोलते हैं कि जी बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग द एआई इत्थे तो उत्थे खाकरूब कहेगा यार सर कितने फसाता है। मतलब यह है कि जो आप उसकी जुबान में बात करें,
एक तो बात यह है कि डेफिनेशन लंबी नहीं होती। जब भी किसी बात को डिफाइन करें तो डेफिनेशन कोई लामुतनाही 10 सफ़े और थीसिस के बराबर नहीं होती। दिस इज आ स्टेटमेंट जो एक फिक्रे से कोई हद भी पुट दें तो दो फिक्रों तक चली जाएगी, तीन तक चली जाएगी। किसी चीज को डिफाइन करना है, एक तो ये, उसमें जार्गन ना इस्तेमाल करें, डेफिनेशन सादा होनी चाहिए। आप स्कोप डेफिनेशन बनाते हैं, स्कोप स्टेटमेंट बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, तो डेफिनेशन, चूंकि आप कहेंगे जी मेरा तो प्रोग्राम ही बहुत बड़ा है, ओ भाई जितना बड़ा है उतना सादा बनो। जितना बड़ा काम आपके जिम्मे लगा है उतनी सादगी से उसे बयान करो, उसको बिल्कुल इस जुबान में बात करो कि गधा भी समझ जाए, तो फिर सबको समझ आ जाएगा, कम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी। हम अपने बयान करने में कम्प्लेक्सिटी डाल देते हैं, और कभी कभी इसलिए डालते हैं कि मैं जरा अपनी अंग्रेजी चेक कराऊं ना। अगलों को तो नहीं हम्म। आती ना अंग्रेजी मेरी जैसी, तो मैं जरा उनको चेक कराता हूँ कि भाई अंग्रेजी होती क्या है। तो भाई हम्म। मकसद फेल हो गया, आप अपने तम तड़ाक में लगे हुए हैं, और वो लोग जो हैं वो मुंह खोल के बैठे हैं ये क्या है, क्या बात कर रहा है। वो मुझे याद आ गया कि हमारे साथ एक वो जर्नैल है आजकल। वो जब कैडेट थे हम लोग तो उधर जनाब अंग्रेजी उसकी तब भी अच्छी थी, नॉवल शॉवल है पढ़ता रहता था वो। तो बड़ा अच्छे स्कूलों से भी पढ़ा होगा कहीं, जो भी हिसाब किताब है। हम्म। तो उसने जनाब ये दो तीन लोग मैं जानता हूँ ऐसे, उन्होंने ना बस बैठ के डिक्शनरी रटते रहते थे। ठीक है जी। और जो मुश्किल तरीन लफ्ज है जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं सुना, उन्होंने वो टका देना है। हम्म। अच्छा, मजे की बात यह कि वो जितने भी इस किस्म के दो चार लोग थे, कुछ हमारे सीनियर थे, कुछ जूनियर थे, कुछ जो हमारे कोर्स में थे, एक एक बंदा तकरीबन हर कोर्स में इस तरह का ड्रामा होता है, वो हम्म। सारे जर्नैल बने। क्योंकि इनको तो अंग्रेजी मारती है ना। अगर आप अपने हम्म। सीनियर के साथ ज्यादा औखी अंग्रेजी बोलेंगे कि यार ये जनरल मटेरियल है, ठीक हम्म। है। खैर, कहने का मकसद ये है कि नहीं जनाब, ये बात बिल्कुल गलत है। आप बात को कॉम्प्लिकेट ना करें, आसान बनाएं, और इतना आसान बनाएं कि कोई भी आपकी बात समझ सके। आप देखें एजाइल के पीछे क्या थ्योरी है, वो यही तो थ्योरी है सारी। यूजर स्टोरी इतनी आसान और इतनी लेमन लैंग्वेज में बयान करें कि एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन इजीली ग्रैस्प इट। अच्छा, ए गर्ल सी, बजाय आप टेक्निकल जार्गन और लिंगो में चले जाएं और ड्रामेबाजी शुरू कर दें, तो डेफिनेशन कम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। फिर है जी बेनिफिट डिलीवरी कम्प्लेक्सिटी। अब बेनिफिट, ये बात हम करेंगे, इनको खोलेंगे भी इन फैक्टर्स को, मैं तो अपने तौर पे बयान कर रहा हूं कि देखिए, प्रोजेक्ट ने तो कोई बेनिफिट नहीं डिलीवर करना होता। राइट। प्रोजेक्ट में तो डिलीवर देना होता है, डिलीवर में भी कम्प्लेक्सिटी हो सकती है, मैं ये मानता हूं। लेकिन बात ये है हम्म। कि चलो वो तो बड़ी छोटे लेवल की कम्प्लेक्सिटी है ना। प्रोग्राम लेवल पे आपने बेनिफिट देने हैं। पहले पहली बात है ये कि जो प्रोजेक्ट आपको आउटपुट दे के गया है, उन आउटपुट्स या आउटकम्स को कन्वर्ट करके आपने बेनिफिट में कन्वर्ट करना है, जो कि दरअसल प्रोजेक्ट का बेनिफिट है। तो एक तो वो राइट। बेनिफिट निकालना है आपने, और ये प्रोग्राम एक्टिविटीज का काम होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का तो काम नहीं होगा। दूसरा, हम्म। ये काम करना है कि ये सारे बेनिफिट जो डिफरेंट प्रोग्राम से वक्तन फवक्तन रियलाइज हो रहे हैं, उनको यूनिफाई कंसोलिडेट। करके प्रोग्राम के बेनिफिट तक भी पहुंचाने हैं। अच्छा, ये मेरे दिमाग में भी बहुत इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्सिटी इतनी, मतलब सुन लिया कि हम्म। इन सबको कंसोलिडेट करना, सब चीजें करना। यस। मैंने मतलब अभी बात कॉम्प्लेक्सिटी की आ गई तो हमने इतनी मतलब बोली ना कि उसकी यूनिफिकेशन, हर एक प्रोग्राम अपनी बेनिफिट दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, उसको यूनिफाई। तो मेरे दिमाग में अभी तक ये सवाल अब आ ही गया जुबान पे भी कि यार वो उसकी यूनिफॉर्मिटी करने का भी तो एक पूरा कोई टेक्निकल मैजर होगा, किस तरह से यूनिफॉर्मिटी जी जी होगी, जी, किन मैजर्स पे होगी, किन बेसलाइंस पे होगी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होंगे, देखिए, कि वो यूनिफाइबल हैं भी कि नहीं है। ये बड़ी बिल्कुल। लंबी चौड़ी है ना। जी। देखिए जी, बात वहीं आ जाती है, अच्छी प्लानिंग हो तो कम्प्लेक्सिटी बड़ी से बड़ी भी हो जाए, वो रिजॉल्व हो जाती है। आपकी प्लानिंग प्रोग्राम लेवल पे जो हो रही है, आपने भी तो अपना एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, उसमें आपने सारे अपने कंपोनेंट्स भी दिखाए हुए हैं, वो कब शुरू होगा कब खत्म होगा। और फिर या अब जरा देखें उसी उसी अपने स्केड्यूल जो है आपका गैन चार्ट है, उसके अंदर आप ये देखिए, जब ये वाला प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो से के 1 साल बाद इसके बेनिफिट आने शुरू होंगे। तब तक बेचारा प्रोजेक्ट मैनेजर तो शायद बहुत हो चुका हो, लेकिन हम्म। तब कहीं जाके तो उस वक्त तक इसको, इसका पाल पोस का ख्याल रखेगा बेनिफिट एक्टिविटी। फिर जब वो बेनिफिट आने शुरू होंगे तो वो बकायदा लाइन बनी होती है, ये बेनिफिट डिलीवरी शुरू होगी जी प्रोजेक्ट 1 की। हम्म। ठीक है, बेशक वो प्रोग्राम के उसके एक्टिविटीज कर रही होती हैं, वो बेनिफिट डिलीवरी होती रहती है, से 6 महीने 1 साल तक वो होती रहती है।
अब इसका मतलब ये हुआ कि एक साल तो बेनिफिट स्टार्ट होने में लगा और एक साल बेनिफिट रियलाइज होने में लगा। ये एक प्रोजेक्ट का बेनिफिट था, और प्रोजेक्ट भी फर्स्ट करें एक साल का था, तो 3 साल बाद एक प्रोजेक्ट का बेनिफिट आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि प्रोजेक्ट जो है वो अब अगला प्रोजेक्ट बेनिफिट आने के बाद शुरू करेंगे, ऐसा तो नहीं है। लाजमी बात है कि जब पहला प्रोजेक्ट शुरू हुआ, शायद उसके पैरेलल में या उसके थोड़ा अरसा बाद या उसके प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उनमें भी एक सीक्वेंस होता है, जैसे आपका वो एक्टिविटीज में होता है ना, कि इस प्रोजेक्ट के बाद इस एक्टिविटी के बाद ये एक्टिविटी करनी है, या इसके हम्म। पैरेलल में करनी है, या क्या करना है। तो इसी तरह से प्रोग्राम के अंदर भी ये वाली चीज होती है कि कौन सा कंपोनेंट कब शुरू करना है, और उसकी हम्म। अपनी टाइमलाइन होगी। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब पहला बेनिफिट डिलीवर होना शुरू होगा, तो उसके बाद कुछ अरसे बाद एक लाइन लग जाएगी बेनिफिट्स की। और भी हम्म। प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं, उनका भी टाइम पूरा हो गया, किसी का बेनिफिट जल्दी रियलाइज होना शुरू हो जाएगा, किसी का थोड़ा बाद में शुरू हो जाएगा। तो अगर बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, तो बेनिफिट्स भी एकदम बढ़ते चले जाएंगे, और वो आपके काबू से बाहर होने की कोशिश करेंगे। बात यह है कि आपने जो ओरिजिनल प्लान बनाया हुआ है प्रोग्राम मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। उसके अंदर इतना ज्यादा आपका कंट्रोल होना चाहिए कि जो ही कोई चीज आपके कंट्रोल से बाहर जाने लगे, आप फौरन उसको दबोच लें। ठीक है हम्म। जी। तो मतलब इस कम्प्लेक्सिटी तो होगी, ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे तो बेनिफिट डिलीवरी की भी कम्प्लेक्सिटी होगी। लेकिन हम्म। उसके लिए फिर हमें उतना ही आला प्रोग्राम मैनेजर, उतना ही दूरंदेश प्रोग्राम मैनेजर चाहिए होगा। और अभी हमने चेंज मैनेजमेंट का सारा सबक पढ़ा। तो अगर आपको नजर आ रहा है कि बेनिफिट डिलीवरी की वजह से कम्प्लेक्सिटी आ रही है या किसी और वजह से आ रही है, तो आप, मैंने कहा कि आपने तो प्रोएक्टिव होना है। तो आप पहले से हम्म। उसका सद्देबाब करें, अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर के होते हुए। तो एक तो ये हो गई जी बेनिफिट डिलीवरी की कम्प्लेक्सिटी। एकदम बेनिफिट आते हैं तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, मुसीबत पड़ गई है, बारिश हो गई है बेनिफिट्स की। अब ये एक लेवल है इसकी कम्प्लेक्सिटी का। दूसरा लेवल है, अब इन सारों को जोड़ना भी है। ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है कि 150 बेनिफिट पड़ा हुआ है। अब इनको मैं कैसे जोड़ना है, तो उसका भी प्लान होगा कि जनाब कौन 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 से बेनिफिट किस बड़े बेनिफिट की तरफ जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली वो यूनिफाई होके मेरा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव वाले बेनिफिट के मुताबिक होगा। तो उसकी बड़ी कंट्रोल्ड किस्म का मैकेनिज्म चाहिए। अच्छा, फिर वो वाली कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जो हमने पहले बात की थी, कि कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स, इतने कंपोनेंट्स इतने ज्यादा हैं कि, और एक तो ज्यादा है ना, वो उनकी वजह से तो कॉम्प्लेक्सिटी है। एक उनका इंटरएक्शन या इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ये अपना आउटपुट उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, उससे बंदे ले रहा है, उससे फलानी चीज ले रहा है। मतलब देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अगेन, अगर इसका निजाम नहीं बनाया जाएगा, तो ये इंटरडिपेंडेंसी अकेले ही आपको ले डूबेगी। रिसोर्स कम्प्लेक्सिटी है कि जनाब मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैंने ये प्रोग्राम भी करना है, ये प्रोजेक्ट भी करना है, वो कंपोनेंट भी करना है। तो जनाब ऐसे मैं फिर बड़ा ऑर्केस्ट्रेट करके प्लान करता हूँ एज अ प्रोग्राम मैनेजर, कि जो ही ये बंदे इस प्रोजेक्ट से अपना काम करके फारिग होते हैं, इनको फौरी तौर पे फलाने प्रोजेक्ट में भेज दिया जाए। वो जिसे कहते हैं ना, वो क्रिटिकल पाथ टाइप की चीज, वो आप समझ लें उस तरह की चीज है। लेकिन मैं समझता हूँ ये उससे ज्यादा दूरंदेशी की बात है कि अपने रिसोर्सेज को मोस्ट ऑप्टिमल कैसे यूज किया जा सकता है, लिमिटेड तो रिसोर्सेज में ज्यादा काम कैसे किया जा सकता है। सर, इंटरडिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही है। हाँ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये ऊपर की जितनी बातें आ गई हैं, डेफिनेशन को निकाल दें। ये हम्म। जो हमने गवर्नेंस की, स्टेक होल्डर की, बेनिफिट डिलीवरी की बात बोली, तो ये हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेट वो हैं, इंडिकेटर्स हैं ठीक है। जिनकी बात कर रही हैं। तो ये सब तकरीबन, अब या स्कोप, चेंज सब और रिस्क, ठीक है। तो ये सब वो इंटर तमाम रिलेटेड है। इंडिकेटर्स। जी। सब इंटर तो रिलेटेड। मगर एक बात, इंटरडिपेंडेंसी। जी, जी जी जी, बोलिए। एक बात का हमें अंदाजा हो गया है कि प्रोग्राम कम्प्लेक्स है हमारा। ठीक है ना जी। जी। अब इसमें जो पेन पॉइंट्स है ना, वो ये है कि कहीं कम्प्लेक्सिटी गवर्नेंस की तो नहीं है, स्टेक होल्डर की तो नहीं है, डेफिनेशन की तो नहीं है। तो जहां जहां पर आपको लगता है कि यहां यहां कम्प्लेक्सिटी है, उसको वहां वहां एड्रेस कर लें। ठीक है जी। असल में ये सारी मिलती जुलती हैं कि भाई, कि जब कंपोनेंट ज्यादा होंगे तो बेनिफिट डिलीवरी की भी कम्प्लेक्सिटी आने का इम्कान है, इंटरडिपेंडेंसी की भी कम्प्लेक्सिटी आने का इम्कान है, रिसोर्स की भी। तो ये सब चीजें रिलेट करती हैं। लेकिन एक और भी मैं आपको बात बताता हूँ। हो सकता है कि आपका जो प्रोग्राम बड़ा सिंपल हो, कम्प्लेक्स ना हो,
सिर्फ चंद कंपोनेंट्स हों, लेकिन रिसोर्सेज मिसमैनेज करने की वजह से आपकी रिसोर्स कम्प्लेक्सिटी नहीं क्रिएट हो जाएगी। हम्म। या प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, कंपोनेंट तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम एक्टिविटीज जो है वो एक्टिव बेनिफिट को डिलीवरी को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो प्रोग्राम डिलीवरी हम्म। की कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। हम्म। राइट। तो आपने एज अ प्रोग्राम मैनेजर इन सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इनके ऊपर अलहदा अलहदा नजर रखनी है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इन कॉम्प्लेक्सिटी का एक कॉम्प्लेक्सिटी जब अकर होगी तो दूसरी को जन्म देगी। वो फिर एक तरफ से वो क्या कहते हैं, मैं स्नोबॉल एक्चुअली इफेक्ट हो जाएगा। इसी एक तो बात वो हमने परफॉर्मेंस डोमेन से कर ली ना, तो फिर इंटरडिपेंडेंसी से मेरी यही बात आ गई कि हम्म। इंटरडिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी ही इंटरडिपेंडेंट है। जी आप जी। गवर्नेंस की बात करेंगे तो शायद गवर्नेंस स्कोप पे भी इम्पैक्ट करे, चेंज पे भी करे, नहीं, रिसोर्स पे भी करे। स्पेसिफिकली जब मैं इंटरडिपेंडेंसी कहता हूं, ये कंपोनेंट के आपस के दरमियान में जो कनेक्शंस हैं, अगर तो फर्ज करें एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट से एक किस्म का ताल्लुक है, एक हम्म। और प्रोग्राम है जिसके अंदर एक कंपोनेंट के 10 किस्म के ताल्लुक हैं दूसरे कंपोनेंट के साथ, इतने लेने और देने हैं उसके उसके साथ, और उसने तीसरे प्रोजेक्ट के साथ वो उसने भी कोई 5 10 15 20 इंटरलिंक उसके इंटरकनेक्टिविटीज बनी हुई हैं। तो इंटरडिपेंडेंसी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा होगी तो कम्प्लेक्सिटी होगी ना। दूसरी बात यह है कि हम इस पूरे के पूरे कोर्स में और इस पूरी की पूरी चीज के अंदर जी जी हम दिमागी तौर पे, मतलब इन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद दिमागी तौर पे लगा रहे होते हैं। मतलब ये अगर किसी एक यूज केस को पढ़ के इंटरडिपेंडेंसी लेने चले जाए ना, तो वो इतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि उसके जी जी जी। अंदर से निकलना निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार अब इसको बिल्कुल इसका बिल्कुल। कहाँ पे फर्दर, कहाँ पे इम्पैक्ट जा रहा है, इधर किधर जा रहा है, उधर किधर जा रहा है, वो तो एग्जैक्टली चलते चलते आप एक स्पाइरल में exactly, फंस जाएंगे और आप निकल ही नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली exactly। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इतना वाइज होना चाहिए अगर आप प्रोग्राम मैनेजर हैं कि आप बिल्कुल शेर की नजर रख सकें अपनी तमाम पॉसिबल कम्प्लेक्सिटीज के ऊपर, और उनको प्रोएक्टिवली सही वक्त पे एड्रेस कर सकें। अगर आप इतने काबिल नहीं होंगे और इतने अटेंटिव नहीं होंगे और प्रोएक्टिव नहीं होंगे, तो एक भी चीज हाथ से निकली तो पूरा गेम पलटने का इम्कान है। तो अभी मतलब ठीक है, जो हमने चेंज में बात पड़ी, चेंज में तो हमने कहा ना कि प्रोजेक्ट की चेंज स्पेसिफिक होती है, वो और तरह से होती है, जबकि आप प्रोग्राम की चेंज को प्रोएक्टिव देख रहे होते हैं और एग्जैक्टली कबल वक्त उसको एग्जैक्टली। मतलब वो लेके चल रहे होते हैं। वो उसका पूरा माखज ये है, पूरी की बिल्कुल। पूरी चीज को आप उसमें, ठीक है। और फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी, अब वो अगर आपकी कबलस वक्त लेके चल रहे हैं तो प्रोग्राम लेवल पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, सारी की सारी चीज। बिल्कुल स्कोप की बिल्कुल। हमने बात बोली कि स्कोप उसके अंदर इतना ज्यादा हम टाइट नहीं रखते, स्कोप के अंदर चेंजेस बड़ी स्विफ्टली आ सकती हैं, हम रेजिलिएंट होते हैं इसके अंदर। तो जी हाँ। जितनी उसमें ईज है उतनी उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है। हाँ उसके जी अंदर बिल्कुल। रिस्क की भी हम लोगों ने बात की कि रिस्क हम उसके अंदर इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं देख रहे होते, ठीक है। इसकी भी अ, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है। है, तो ये भी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो जितना हाँ हम लीनियर ले रहे हैं तो वो उतने उतना कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। जी 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 मैं मतलब एग्जैक्टली। ये वॉल्यूम कहना ही ज्यादा चाह है रहा ना, वॉल्यूम ज्यादा ज्यादा हूँ। बड़ी चीज को हाथ डाल दिया है आपने। अब आप हम्म। प्रोग्राम मैनेजर बन गए, तो लाजी बात है आपको फिर उसके म्यूजिक भी फेस करना ही पड़ेगा। हम्म। प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी इन सब चीजों से मिलकर बनती है। और वही फिर अपना सबक याद करने की बात है। तो जो प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हमने बोला था कि जितने ज्यादा उसके कंपोनेंट्स होंगे, जितने ज्यादा इंटरेक्शंस होंगी, जी 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 जी। उतनी उसके अंदर कॉम्प्लेक्स, वो प्रोजेक्ट लेवल की बात है, वो प्रोग्राम लेवल के अंदर भी बात है, लेकिन हमने प्रोजेक्ट लेवल को उसको प्रोजेक्ट में जो कन्फाइंड कर दिया। इंटरडिपेंडेंटली थी वो तो एक्टिविटीज के दरमियान में थी ना, वो तो हाँ, एक्टिविटीज के अंदर। छोटी चीज थी। जी जी जी। अब बात हो रही है कि मैं बहुत से प्रोजेक्ट्स, मेरे कंपोनेंट्स हैं, और अभी मैं एक कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट को कहता हूँ कि तुमने जो डिलीवरेबल निकालना है वो अगले को फलाने को देना है, और वो फिर उसके ऊपर मजीद कोई प्रोसेस करेगा और फिर उसमें से कोई बेनिफिट निकलेगा। या हम्म। आपने कहा कि भाई ये 10 प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं इनके जो जो डिलीवरेबल होंगे, अगला प्रोजेक्ट उसको ले लेगा और वो फिर उनको मजीद प्रोसेस करके और फिर वो कोई चीज निकालेगा, कोई हम्म। आउटपुट निकालेगा। तो वो, मतलब ये हो गया ना, प्रोजेक्ट लेवल पे तो एक्टिविटीज की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और प्रोग्राम लेवल पे कंपोनेंट की हाँ कॉम्प्लेक्सिटीज जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रिसोर्सेज का मसला, रिसोर्स कौन सा किधर जाना है, स्कोप का मसला,
स्कोप फ्लेक्सिबल है, और लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबल है तो क्या कंपोनेंट के ऊपर भी उसका फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? फिर जनाब चेंज कम्प्लेक्सिटी है कि चेंज लाना कितना आसान या मुश्किल है, रिस्क की कम्प्लेक्सिटी है। तो ये चीजें जितनी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, उतनी आपके लिए मुश्किलात हैं। कम्प्लेक्सिटी आपकी जब बढ़ती है तो उतना मुश्किल है उसे मैनेज करना, तो बहुत आला मैनेजमेंट चाहिए। अच्छा, बिल्कुल अभी ये ठीक तो है। बातें मैंने आपको वैसे जुबानी जुबानी बता दी। वो किताब कहती है कि गवर्नेंस कम्प्लेक्सिटी जो है वो आती है स्पॉन्सर सपोर्ट से, रिजल्ट्स फ्रॉम द स्पॉन्सर सपोर्ट फॉर द प्रोग्राम, एज वेल एज द सपोर्ट ऑफ द रिलेटेड कंपोनेंट स्पॉन्सर्स। जो दूसरे कंपोनेंट चल रहे हैं उनके जो स्पॉन्सर्स हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं स्टेक होल्डर की सूरत में, एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस विद इन द प्रोग्राम। ये सारे बारे में हिदायत हमें गवर्नेंस से मिलती हैं। ठीक है जी। अगर इतने ज्यादा, वही बात है, इंटरेक्शन भी आ गया इसके अंदर। वो सभी बातें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे पे असर अंदाज कर रही हैं, लेकिन ये वो कम्प्लेक्सी है जो गवर्नेंस में दी गई हिदायत हैं, जिनको हमने फॉलो करना है। गवर्नेंस तो कम्प्लेक्स हो गई है। ये रिजल्ट्स फ्रॉम द सपोर्ट स्पॉन्सर सपोर्ट फॉर द प्रोग्राम, मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसका रिस्पॉन्सिबल ज्यादातर आपका स्पॉन्सर होगा। हाँ जी, वो भी तो रोल प्ले करेंगे ना स्पॉन्सर। जब जब आप प्रोग्राम ने जन्म नहीं लिया होता, तो यही जो आपके स्पॉन्सर्स और स्टेक होल्डर्स हैं, ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्पॉन्सर वो बंदा है जो गवर्नेंस देता है, जो गवर्नेंस जी जी बनाता है, जी जी पॉलिसी जी बनाता जी है ना गवर्नेंस की। तो वो जी जी पॉलिसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, तो मुश्किल हो जाएगा कंपोनेंट मैनेजर के लिए उसको हैंडल करना। फिर वो स्पेसिफिकली स्टेक होल्डर पे आ जाता है कि जी अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंसेस इन नीड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेक होल्डर। मतलब एक स्टेक होल्डर बहुत ताकतवर है, वो कहता है नहीं इधर नहीं जाना, इधर से इधर मुड़ जाओ। ठीक है जी। अब वो प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि वो हम्म नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्टेक होल्डर को एंगेज रखूं, उसको राजी रखूं, उसको समझा के रखूं, तो इस तरह की चीजें अक्कर ना कर पाए। अगर ऐसा शुरू हो गया, सबने अपने अपने किबले की तरफ मुंह कर लिया और चलना शुरू कर दिया, तो प्रोग्राम तो फिर क्या बेचने निकला है वहां पर, हम्म विच मे बी अ बर्डन टू द प्रोग्राम आर इन कंफ्लिक्ट विद द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम। तो मतलब ये कि आप स्टेक होल्डर को ही संभालते रह जाएंगे, और प्रोग्राम हम्म का बेनिफिट गया बाढ़ में। हम्म स्टेक होल्डर complexity also focuses on the program team itself and the diversity within the program team। तो स्टेक होल्डर की जो कम्प्लेक्सिटी है वो प्रोग्राम को, उसकी टीम को, और उसके आपस की डाइवर्सिटी को भी इम्पैक्ट करती है। डाइवर्सिटी के बारे में तो आपने सुना है ना कि यार मतलब सब लोगों को बराबर मौके दिए जाएं। अब जैसे वो एक मिनिस्टर आता है किसी एक एरिया से, वो कहता है मेरे लोगों को नौकरियां दे दो सारी। ठीक है ना, ही डैम केयर्स अबाउट डाइवर्सिटी। ठीक है जी। गवर्नमेंट का वो मिनिस्टर बन के आ जाता है किसी चीज के अंदर, वो अपना पिंड सरा भर देता है उधर। तो ये वो प्रॉब्लम है, जो स्टेक होल्डर अगर इन्फ्लुएंशियल होगा बहुत ज्यादा, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। इसका भी कोई कंट्रोल मैकेनिज्म बनाना होगा कि स्टेक होल्डर्स को उनकी हदों में रखा जा सके। स्टेक होल्डर complexity is also associated with the number of stakeholders interested in the project। जितने ज्यादा स्टेक होल्डर होंगे, उतने ज्यादा उनके पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, एंड therefore that also germinates complexity। डेफिनेशन के हवाले से कहता है प्रोग्राम ब्रिंग अबाउट चेंज, एंड डेफिनेशन complexity focuses on the agreement of the future state of by stakeholders। मतलब हाउ डू वी सी द फ्यूचर, द विजन क्या है आपके प्रोग्राम का। आपके प्रोग्राम का, मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन के विजन की बात नहीं कर रहा, आपका विजन क्या है, 20 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे। तो अगर हमारी एग्रीमेंट नहीं होगा सारे लोगों का, सारे स्टेक होल्डर का, तो अल्टीमेटली हर बंदा अपनी अपनी मंजिल सोच रहा होगा, वो एक कॉमन डेफिनेशन के ऊपर नहीं जा रहे होंगे। तो मतलब आप एक बंदे से पूछे, वो कोई और डेफिनेशन दे रहा होगा, दूसरा कुछ और दे रहा होगा, मतलब इंटरप्रिटेशन ही बहुत ज्यादा हो जाएंगी। Other aspects that the program manager should be cognizant of include benefit management and the potential competing interest of the stakeholder। भाई बेनिफिट तो हमने प्लान कर दिए ना कि यार ये बेनिफिट हमने इस प्रोग्राम ने डिलीवर करना है, लेकिन जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं,
वो जाती इंटरेस्ट रखते हैं चंद चीजों में, तो वो कोई इधर को खींचे है, कोई उधर को खींचे है, और आपका प्रोग्राम भाड़ में जा रहा है। ये जो बन रही थी मोटरवे वगैरह, जब बन रही थी, तो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की कोशिश ये थी कि साढ़े पिंड को ना गुजर जाए रोड। अब वो कईयों को उन्होंने खुश किया, और उसको खुश करने के लिए वो आउट ऑफ बजट चली गई। आज तक आपकी रोडवे का जो मोटरवे का प्रोजेक्ट है, वो प्रॉफिट में नहीं जा सका, क्योंकि आपने शुरू में ही इतना ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया। इसकी ख्वाहिश भी पूरी कर दो, 100 किलोमीटर और रास्ता बढ़ा दो। तो मेरा मतलब है कि वो रास्ता बड़े आराम से अक्लमंदी के साथ बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं समझता हूँ जैसे ये मोटरवे थी, वो एक तरह का बेनिफिट ही था ना, प्रोग्राम ही था। तो जिन लोगों ने उसे चलाया, उसको समझ नहीं थी ये प्रोग्राम होता क्या है। हम्म। वो उसको जाती इनिशिएटिव समझ के, और बल्कि प्रोजेक्ट का भी नॉलेज क्या ही है हमारे लोगों को, वो तो आप जानते ही हैं। तो वो उनको इस बात की, इसकी अहमियत का एहसास ही नहीं था कि वो दे आर एक्चुअली कॉजिंग डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। सर अब ये डेफिनेशन और स्कोप मिलती जुलती कहानी नहीं बनेगी फिर इसमें? नहीं, डेफिनेशन इज मोर फोकस्ड ऑन पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आपने कह दिया कि यार ये है मेरे प्रोग्राम का मकसद, एक फिक्रे में बयान कर दिया। हर किसी ने अपने तौर पे उसे इंटरप्रेट कर लिया, अपना अपना इंटरेस्ट सामने रखते हुए। उसने कहा अच्छा ये बेनिफिट दे रहे हो, तो ये बेनिफिट से मुझे क्या फायदा होगा। ठीक है ना? तो सब ने अपना हम्म। अपना व्यू पॉइंट पकड़ लिया। वो सिंप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशन नहीं रह गई, और अब कंफ्यूजिंग डेफिनेशन बन गई है। इसी तरह जनाब, बेनिफिट डिलीवरी की कम्प्लेक्सिटी है। इट फोकसेस ऑन बेनिफिट्स मैनेज्ड एज डिस्कस इन सेक्शन 4, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे और तफसील में, कि ये बेनिफिट डिलीवरी का जो आप पूछ रहे थे ना, कि हाउ डू वी इनको किस तरह से प्लान किया जाएगा, या वो किस तरह काबू में किए जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह चौथे चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इंटरडिपेंडेंसी कम्प्लेक्सिटी की जो बात आ रही है, प्रोग्राम मैनेजर नीड्स टू डील विद इंटरडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी कम्प्लेक्सिटी। Program focuses on the interdependencies among the components and not necessarily on issues within individual project। जो issues within individual projects हैं, वो उस component की अपनी complexity तो हो सकती है, वो program complexity नहीं है। Programs strengthen and enforce interdependencies among components to ensure that the overall outcome of the program delivers the intended benefit। हम complexity को उतने लेवल तक रखते हैं कि हमारे इंटेंडेड बेनिफिट उससे हार्म ना होने पाए। ठीक है जी। थोड़ी बहुत आपने अगर कम्प्लेक्सिटी छोड़नी है छोड़ दें, लेकिन इस बात को अश्योर करते हुए कि आपके जो प्रोग्राम के इंटेंडेड बेनिफिट्स हैं, वो ना हार्म हो पाए। हम्म। ठीक है जी। इंटरडिपेंडेंसीज अमॉन्ग कंपोनेंट्स एंड अदर बिजनेस एंटिटीज शुड बी क्लियरली डिफाइंड। अगर कोई इंटरडिपेंडेंसीज हैं, उनको वाज़ेह तौर पे किसी जगह पे नोट करें। उसको इट शुड बी अ कॉमन नॉलेज दैट डॉक्यूमेंट, कि भाई हमारी कहाँ कहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी होगी। मिसाल के तौर पे, एक कंपोनेंट को कुछ रिसोर्सेज लेने हैं दूसरे कंपोनेंट से, वो कहे कि नहीं यार, रिसोर्सेज तो लेने हैं तो मुझे अपना स्टोर भी दे दो। भाई क्यों, भाई स्टोर क्यों दे, वो तो मेरी इंटरडिपेंडेंसी नहीं है तुम्हारे साथ उसके ऊपर। वो तो तुमने फलाने से लेने थे, तुम मेरे से क्यों मांग रहे हो। तो वो फिर क्या करते हैं लोग, कि वो बढ़ चढ़ के डिमांडें करनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एग्रीड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कि आपने ये इन इन चीजों पे डिपेंडेंट है। वो कहते हैं तुम हो तो डिपेंडेंट ना, तो अब मुझे ये भी दो। हम्म। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, तो ये गलत हो जाएगा। एक तो बात हमने कही, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। फिर हमने कहा कि प्रोग्राम मैनेजर फोकस ऑन इंटरडिपेंडेंसीज दैट अकर विद इन द प्रोग्राम एंड इट्स रिलेटेड प्रोजेक्ट। फिर इंटरडिपेंडेंस कैन आल्सो अकर आउटसाइड द प्रोग्राम व्हेन देयर आर डिपेंडेंसीज ऑन अदर प्रोजेक्ट्स आर प्रोग्राम्स एज वेल एज डिपेंडेंसीज एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात तो ये हम्म। है कि ये जो प्रोग्राम आपका चल रहा है, आप तो उसके प्रोग्राम मैनेजर हैं, लेकिन एक हम्म। और प्रोग्राम भी चल रहा है, भले वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो। ठीक है जी। हम्म। तो अगर तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो प्रोग्राम के अंदर तो नहीं है। हम्म। आपका कोई इंटरकनेक्शन है, आपने कोई रिसोर्स लेना है या कोई चीज लेनी है, कोई चीज कोई बेनिफिट लेना है, वो किसी
और प्रोग्राम के किसी एक और कंपोनेंट के पास पड़ा हुआ है, और ही इज सपोज टू गिव इट टू वन ऑफ योर कंपोनेंट्स। हम्म। ठीक है जी। या वो चले हमारा भी प्रोग्राम नहीं है, वो प्रोग्राम किसी और एंटिटी का है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का है, मगर हमारे दरमियान में अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीजें बना के हम आपको दे देंगे, फिर आप इनसे बेनिफिट निकालते रहना। तो ये वो चीजें हैं जो ये इंटरडिपेंडेंसीज कॉम्प्लिकेट करती हैं। तो फिर वही बात जो पहले भी मैं कर चुका हूं कि इंटरडिपेंडेंसीज को कंट्रोल में करें और काबू में करें। सिर्फ एक जवाब है सारी कॉम्प्लेक्सिटीज का: बेटर मैनेजमेंट, और कुछ भी नहीं है। हाँ, टेक्निकली तरीके हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो फर्स्ट चीज मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है कि अगर कोई भी कम्प्लेक्सिटी एक प्रोग्राम में होगी, तो मैं सबसे पहले उंगली उठाऊंगा प्रोग्राम मैनेजर की इल्म की सेहत के ऊपर, कि भाई तू खोते का पुत्र है, तुझे पता नहीं है, तुम ऐसे ही पहुंच गए हो इस पोजीशन के ऊपर, तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये कम्प्लेक्सिटी तुम्हें आ सकती है, एंड यू शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इंटरडिपेंडेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो जो इंटरडिपेंडेंसीज है वो प्रोग्राम की ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी जो है उससे शदीद मुतासिर होती है। फिर जनाब रिसोर्स कम्प्लेक्सिटी है: अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एट द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, एडुकेट फंडिंग एंड सूटेबल सप्लाईज एंड मटेरियल एड टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, एंड दीज रिसोर्सेज कंसर्न नीड टू बी एड्रेस्ड विद इन द प्रोग्राम। ये अंदरूनी मामला है, लेकिन इतने ज्यादा रिसोर्सेज को चैनल करना सही जगह के ऊपर, फिर वहां से डाइवर्ट करना, डायरेक्ट करना, तो ये अगर फिर वही बात है कि अच्छा रिसोर्स मैनेजमेंट ना हुई तो बड़े गर्क हो जाएगा। स्कोप की कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि स्कोप आपने कहा बदलता रहता है, प्रोग्राम का बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो स्कोप कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेस फ्रॉम द डिफिकल्टी टू क्लियरली डिफाइन द डिलीवरेबल्स एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोग्राम एंड इट्स कंपोनेंट। वही बात है ना कि हम उस वजाहत के साथ बयान नहीं कर सकते प्रोग्राम लेवल के ऊपर, और वो फिर मिस इंटरप्रेट भी होता है। मैनेजिंग द डिलीवरी ऑफ एसोसिएटेड बेनिफिट्स बियॉन्ड द लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोग्राम कंपोनेंट कंट्रीब्यूट टू द स्कोप कॉम्प्लेक्स। तो इसका ताल्लुक बनता है कि बेनिफिट कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो स्कोप कॉम्प्लेक्सिटी को भी जन्म देगी। फिर जनाब आ गया चेंज। चेंज के बारे में तो हम पहले बात करते आए हैं। तो चेंज कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंपैक्ट द चेंज पोटेंशियली कैन कॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो चेंज लाने के असरात क्या होंगे? ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात एग्जांपल देता हूं कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास हार्ट का ऑपरेशन कराने। वो हार्ट का तो ऑपरेशन करता है, लेकिन आपको ऐसी दवाई दे देता है कि आपके सर में दर्द खत्म नहीं होता उसके बाद। हम्म। तो मतलब जब भी कोई तब्दीली लाई जाएगी, कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, तो उसके नतीजे में मजीद कॉम्प्लिकेशंस भी तो क्रिएट हो सकती हैं। बेशक वो मेन कम्प्लेक्सिटी से ज्यादा ना हो, लेकिन कुछ एक दर्द तो छोड़ दिया ना आपने उसके सर में या जहां पर भी। तो चेंज कम्प्लेक्सिटी जो है वो डिफरेंट लेवल पे अपना असर छोड़ती है। अच्छा, एक एक बात जस्ट जस्ट पॉप अप हुई दिमाग में। जी जी। हमने बोला कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ चेंज। जब आप प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ चेंज, तो दैट इज द रीजन ऑफ द प्रोजेक्ट। चेंज रीजन प्रोजेक्ट है ना, चेंज रीजन प्रोजेक्ट तो नहीं है। नहीं, चेंज नहीं, इज नॉट नहीं, रीजन मैं ये फॉर द कहना चाह रहा हूँ प्रोजेक्ट। कि हाँ जी। प्रोजेक्ट ब्रिंग्स द चेंज। मैं ये कहना हाँ, चाह रहा हूँ, जब कभी आप कोई ओके ओके प्रोजेक्ट की ओके, बात करते हैं मैं समझ तो गया। हम उससे आप चेंज, मतलब कोई ना कोई चेंज आ रही है उसके लिए, दैट दैट डेफिनेटली ये क्या? प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई ना कोई चेंज आ रही है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये प्रोग्राम चल रहा है तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल चेंजेस जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएंगी। राइट। अब ये चेंजेस आएंगी आएंगी। ठीक है। लेकिन देखिए, जब मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चेंज का जिक्र किया था, तो उधर हमारे पास सिर्फ दो पर्सपेक्टिव थे चेंज के। जी, जी, एक था ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली लाने के लिए प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। राइट। ठीक है, ये वो बात आप कर रहे हैं। जी। यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जिसकी वजह हम्म। से प्रोजेक्ट को जन्म दिया गया। जी, ठीक। जी, जी, जी। अब दूसरी बात करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था वहां पर, कि प्रोजेक्ट के अंदर कोई चीज तब्दील करने के लिए हमें चेंज रिक्वेस्ट उसकी करनी एक अपनी पड़ती है चेंज। जी, जी। प्रोडक्टिव मैं मेथड के अंदर। जी, जी, तकरीबन जी। वो वाली बात अब प्रोग्राम के ऊपर हम कर रहे हैं।
बेशक प्रोजेक्ट हो या प्रोग्राम हो, वो किसी बड़ी हायर बिगर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की वजह से ही उसने जन्म लिया है। बट राइट नाउ वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म विद इन द प्रोजेक्ट और विद इन द प्रोग्राम। तो नहीं, ये मैं वो वाली वो बात चेंज है आपकी, जो उसके मैं वो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के उधर अंदर की, होती है। नहीं, मैं बात आपकी बिल्कुल समझ गया था। मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने प्रोजेक्ट के रेफरेंस में उस चेंज की बात बोली, जैसे हमने बताया ना कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आ रहा है, तो हाँ हम प्रोग्राम को भी इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम रन कर रहा है, तो जी ये जी। इट इज गोइंग टू ब्रिंग द मल्टीपल चेंजेस इन द प्रोग्राम, इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन दी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है, बहुत बड़े लेवल पे आप सही बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि प्रोजेक्ट्स जो प्रोग्राम के अंदर है, कंपोनेंट्स जो प्रोग्राम के अंदर है, उनकी अपनी चेंजेस लाता थे। नहीं नहीं, उनकी तो होंगी ना। प्रोजेक्ट हम्म। ने उन कंपोनेंट्स को जन्म नहीं दिया। जी दिया। किस लिए दिया? कि उसके बेनिफिट रियलाइज हो सके। जैसे हम कहते थे कि स्ट्रेटजी को मीट करने के लिए हमने हम्म। एक प्रोजेक्ट को जन्म दिया या एक प्रोग्राम को हम्म। जन्म दिया। बट बिकॉज ये राइट। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम के अंडर आते हैं, तो इसका मतलब है जो बड़े लेवल की चेंज प्रोग्राम की वजह से आनी है, उसके लिए प्रोग्राम को जन्म दिया गया। और प्रोग्राम ने उस बड़ी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को या बेनिफिट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स स्टार्ट कर दिए कि तुम इस पे काम करो, तुम इस पे काम करो। और वो अपने अपने बेनिफिट डिलीवर करेंगे, और वो बेनिफिट फिर यूनिफाई होंगे, और वो बड़ा वाला बेनिफिट फिर प्रोग्राम डिलीवर करेगा ऑर्गेनाइजेशन का। करेक्ट। तो ये वाली वो वाली बात आ गई। अच्छा, चेंज complexity इज लो व्हेन प्रोग्राम चेंजेस द बेसिक ऑपरेशनल प्रोसेस मॉडल इन वन और टू डिपार्टमेंट्स, बट कैन बी extremely complex when program transforms an organization from a functional to a projectized organization। वो जिसे कहते हैं कायाकल्प किस्म का जो सिस्टम आप बनाने की कोशिश करते हैं, कि जी आपका पहले सिस्टम मैनुअल था और आप एकदम चाहते हैं कि जी ये डिजिटाइज हो जाए, मुश्किल काम है। चेंज हम्म। कम्प्लेक्स है। देखिए, छोटी सी चेंज करनी है ना, आप कहें कि अच्छा आप लोग पहले ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपको जरा एआई बेस्ड एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेन कर देंगे, आपको नया सिस्टम बना देंगे, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स चेंज। लोग समझते हैं कि कंप्यूटर पे कैसे काम करना है। एक आदमी जो पत्थर के जमाने में बैठा है, केव्स में बैठा हुआ है, उसे कहते हैं हम्म। एआई के सिस्टम पे ये कन्वर्ट कर देंगे, वो कहेगा है एक ही होती है। हम्म। तो मतलब वही बात है कि यहाँ फिर चेंज कम्प्लेक्स होगी। अभी उस बंदे को उतनी सदियों की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या जितना उसका नॉलेज पीछे है उसको पहले उस प्लेटफॉर्म पे उस जगह पहुंचाना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो इसको इस्तेमाल करने के काबिल हो पाएगा। हम्म। तो ये वो बड़े लेवल की चेंज की जो आपने बात की थी, कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल राइट। की चेंज, वो ये उसके हवाले से बात हुई। फिर जनाब रिस्क की कम्प्लेक्सिटी की बात आ रही है, कि रिस्क कम्प्लेक्सिटी अराइजेस फ्रॉम द हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, उतनी रिस्क की कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। और आपको तो इस बात का अंदाजा है ही कि अगर ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें तो अनप्रडिक्टेबिलिटी बिल्ट इन है। उसमें एनवायरमेंट ही चेंज हो रही है, मौसम ही बदल रहा है, आपका हालात वाकयात ही बदल रहे हैं, और उसकी वजह से चेंज लानी पड़ती है। तो यहाँ इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होने वाली है, और उसकी वजह से हमारा जो रिस्क की कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ड्यू टू द एक्सटेंडेड प्रोग्राम लाइफ साइकिल, वो 20 साल चलना है आपका प्रोग्राम। 20 साल में हालात एक जैसे तो नहीं रहने वाले, एनवायरनमेंट एक तरह तो नहीं रहने वाली। 20 साल में तो पूरी कौमों का रुख बदल जाता है, एक कौम बन के टूट भी जाती है। एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द कंपोनेंट्स आउटकम एंड देयर इंटरडिपेंडेंसीज। मतलब हमें इस बात का कोई हतमी यकीन नहीं होता कि यार इस कंपोनेंट ने ये चीज मुझे डिलीवर भी कर देनी है। क्या पता क्या हालात रहते हैं, क्या बनता है, तो वो चीज डिलीवर भी हो पाएगी कि नहीं। हाँ, हम प्लान जरूर कर सकते हैं कि यार इस प्रोजेक्ट से ये चीज निकलेगी तो इससे ये बेनिफिट आ जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि ड्रीम ऑन, वो तो एक ख्वाब हमने देखा हुआ है, एक प्लान हमने बनाया हुआ है। रियलिस्टिकली वो चीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हालात और वाकयात किस तरफ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, थर्ड वर्ल्ड वार ही शुरू हो जाए की कर लोगे। हम्म। तो ये रिस्क कम्प्लेक्सिटी तो रहेगी, जितना बड़ा टाइम होगा उतना रिस्क बड़ा होगा, उतना रिस्क कम्प्लेक्स होगा। प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी जो है वो तो खैर हम समझते हैं, प्रोजेक्ट में भी इसी तरीके के साथ कम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन उसका लेवल प्रोग्राम के लेवल में तो आप एक पहले एक ठंडा सांस लेके निकाल दें, तो फिर आप आएंगे प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी छोटे लेवल पे आ जाती है। तो ये आपको लगेगा बच्चों का खेल है।
तो हम्म। यहां पे कहते हैं जी प्रोजेक्ट कैन बी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस इट प्रेजेंट्स एज वेल एज द काइंड ऑफ थिंकिंग एक्शन एंड नॉलेज नीडेड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ टास्क। मगर फिर वही बात करूंगा कि प्रोग्राम के मुताबिक तो ये बच्चों का मकतबे क्या कहते हैं, तिफले मकतब है। ठीक है, ये तो हम्म। बच्चे छोटा बच्चा है ये प्रोजेक्ट। तो इसकी यूनिकनेस जो है वो होती है, मैं मानता हूं। वो क्या है? इसकी यूनिकनेस ये है कि ये कुछ नया बनाता है, कुछ नया डिलीवरेबल जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तब्दीली एक लेके आता है और एक नई चीज आपको बना के पेश करता है। तो यूनिकनेस तो है। काइंड ऑफ प्रेजेंट क्या करता है जी, एक काइंड ऑफ थिंकिंग, नई सोच, एक्शन, नया नॉलेज, जिसको आप इंप्लीमेंट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो तब्दीली ला सकते हैं, मसाइल हल कर सकते हैं। दिस यूनिकनेस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी। अब ये यूनिकनेस ही इसकी जो है वो वही सवाल उठाती है कि यार ये तो एक बिल्कुल अनहोनी बात को तुम कह रहे हो कि हो जाएगी, तो हम तुम पे कैसे यकीन कर लें? वो कहेगा जैसे ट्रस्ट मी आई कैन डू इट। तो मतलब ये है कि वो प्लान तो कर सकता है, वो बहादुर भी है, वो करना भी चाह रहा है, इल्म भी है उसको, मगर ये है कि इस बात की कोई गारंटी है कि ये हो जाएगा काम? तो प्रोजेक्ट में भी कम्प्लेक्सिटी तो है। यूनिकनेस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी, क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हैं तो चीजें तो फिर अनसर्टेन होंगी। विद रिगार्ड टू टाइम एंड कॉस्टिंग एस्टिमेट्स, आपके एस्टिमेट गलत हो सकते हैं टाइम के, कॉस्ट के, एज वेल एज द स्पेसिफिकेशंस नीडेड टू डिलीवर द डिजायर्ड प्रोजेक्ट आउटपुट एंड आउटकम। हो सकता है स्पेसिफिकेशंस में फ्लॉ रह जाए, और ये बड़ा कॉमन है क्योंकि मे बी यू कैनॉट कैप्चर ऑल दी राइट रिक्वायरमेंट्स, और ये मसला रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट कि ना स्पेसिफिकेशन बताई तो ये थी लेकिन ये भी होनी चाहिए थी, वो नहीं बताई गई, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो गए। प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी कैन बी कैरेक्टराइज एज ऑर्गेनाइजेशनल एंड डायनेमिक कम्प्लेक्स। इसका लाजमी बात है कि ये डायनेमिक है, हमें इस कम्प्लेक्सिटी बढ़ती और घटती रहती है, तो हमें उसको मलहूज खातिर रख के चीज़ों को प्लान करना है। लेकिन मैं फिर बार बार एक बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी जो है वो तिफले मकतब है। वो उसके जो बात हम अभी कर चुके हैं प्रोग्राम के हवाले से, जो बड़े बड़े एटम बमों की बात हमने कर ली, बड़ी बड़ी कम्प्लेक्सिटी की बात कर ली, उसके मुकाबले में प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी तो कुछ भी नहीं है। सर अब ये मैं सिर्फ एक यूनिकनेस की एक बात पे थोड़ा सा ये फंसा हुआ हूँ। हाँ जी। कंपोनेंट्स के अंदर, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, हमारे पास हम ये कहते हैं कि एक एक कंपोनेंट एक काम कर रहा होगा, वो एक सॉर्ट ऑफ यूनिक काम कर रहा होगा, वो उस वैसा सही है। दूसरा। लेकिन जब हम ये कहते हैं इंटरडिपेंडेंसीज भी हैं, मिलते जुलते भी हैं, उनके आपस में बेनिफिट्स मिलते भी हैं, तो फिर हम वो यूनिकनेस को कहाँ पे एड्रेस नहीं नहीं नहीं, करेंगे? एक मिनट एक मिनट, जो मिलते जुलते भी हैं वो प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी है, वो प्रोजेक्ट लेवल की कम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है। जब प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो उसके अंदर की बात करें, उसके बाहर की बात ना करें। उसके हाँ अच्छा अंदर क्या ठीक। कम्प्लेक्सिटी है राइट। कि बाय डेफिनेशन हम कुछ नया करने जा रहे हैं जो पहले हमने कभी हम्म। नहीं किया। तो शकूक तो है ना इसमें, जब आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो न जाने हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक तो यही शक बनता है कि यार पहले तो कभी नहीं किसी ने किया, तुम कह रहे हो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं मैं कर लूंगा, कैसे कर लोगे, हमें शक है। ठीक है लेकिन जी। सर एक चीज है, हाँ जी। नहीं, मैं डिबेट करने की हद तक कर रहा हूँ, मैं इस पे ये क्वेश्चन राइज ऐसे नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं है। हम्म। हमने एक बात बोली कि हम जब प्रोजेक्ट करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि इस किस्म का प्रोजेक्ट, इससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट, हमने पीएमओ की बात की कि हाँ क्या उसमें इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं कि हमारे नॉलेज बेस में इस तरह से हैं कि नहीं है, जी ब्ला जी ब्ला जी। ब्ला हमने बिल्कुल बात बिल्कुल। बोली। तो मैं उस यूनिकनेस को एड्रेस कर रहा हूँ कि डेफिनेटली ये एक यूनिक काम है, बट ये किसी हद तक मिलता जुलता भी है लेकिन अब मिलता यूनिक भी जुलता है। है वो तो हमारे लेसन लर्न है, हमारे जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स हैं उनसे हमें बड़ी सारी मदद मिल जाती है। बट अगेन, अगर फर्ज करें आपके दोस्त ने एक घर बनाया, आपको बड़ा पसंद आया, आपने कहा यार हम्म। मैं भी घर बनाऊंगा और तुम्हारे ही डिजाइन का बनाऊंगा, ठीक है, हम्म। तो क्या आपका प्रोजेक्ट यूनिक नहीं रहेगा? नहीं यूनिक रहेगा, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको इनपुट मिल रही है ना कहीं से। एग्जैक्टली exactly। उसने बनाया जी कराची में, आप बना रहे हैं पंजाब में, ठीक है। हम्म। अब हो क्या रहा है कि वहां पे और फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे थे। बेशक डिजाइन वही हो, बड़ी हेल्प मिल गई आपको, बना बनाया डिजाइन मिल गया, लेकिन आपको इस डिजाइन को किसी से रिवाइज करवाना पड़ेगा।
कि भाई वहां तो कोरोजन होती है, वहां तो सी सॉल्ट होता है, और उसकी वजह से उसकी डिजाइन पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। अब इसी तरह अगर आप पहाड़ पे बनाएंगे तो उसकी छतें स्लोपिंग रखनी पड़ेगी कि वहां बर्फ पड़ती है। शहरों में तो नहीं पड़ती, प्लेन्स में तो नहीं पड़ती। तो मतलब ये है कि यूनिकनेस तो रहेगी हर हम्म। प्रोजेक्ट में। आप उसके साथ वाले प्लॉट में अपना घर बना रहे हो और उसी डिजाइन का बना रहे हो, फिर भी वो यूनिक है। उसने शायद 5 साल तो पहले खरीदा था, उसको किसी मैं और ने पसंद पड़ा। मैं समझ गया हूँ। या मैं जिस पॉइंट, ठीक है, मतलब वो हर एक नई प्रोडक्ट की कोई ना कोई एक एक कोई यूनिकनेस कैरेक्टरिस्टिक होगी। यूनिक हो सकती है, या वो पूरी यूनिक हो सकती है, या उसका एक कैरेक्टरिस्टिक यूनिक हो सकता है, मिलता बिल्कुल जुलता भी, बिल्कुल। बट देयर इज यूनिकनेस। ठीक है। देखिए, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है ना, उस लाइफ साइकिल में बहुत से प्रोजेक्ट एक के बाद एक आते रहते हैं। राइट। आपने गाड़ी का एक मॉडल बनाया, लोगों की तरफ से कंप्लेंट आई, कुछ फीचर्स लोगों ने एक्स्ट्रा मांगे, आपने उसका अगला मॉडल बनाया। तो हम्म। वो प्रोजेक्ट तो वही है, वही गाड़ी हम्म। बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर तो बाकी सारी चीजें वही हैं। द यूनिकनेस सिर्फ इतनी सी है कि एडिशनल फीचर्स उसमें ऐड करने हैं, बस। हम्म। और ये शायद हर साल रिवाइज होती रहे और डिकेड्स तक होती रहे, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चलती रहेगी। प्रोजेक्ट हर साल चलेगा, एक नई गाड़ी निकाल के छाप के निकाल देगा, अगली दफा उसमें मजीद इंप्रूवमेंट ले आएंगे, जब तक कि ये रिटायर होने का टाइम ना आ जाए और प्रोडक्ट खत्म, लाइफ साइकिल खत्म ना हो जाए। यूनिकनेस तो रहेगी। और जहां यूनिकनेस होती है वहां आपको मानना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी भी होती है। ठीक है जी। तो ये किस हवाले से होती है? क्योंकि प्रोजेक्ट को तो टाइम कॉस्ट की ज्यादा परवाह होती है, तो एस्टिमेशंस में गड़बड़ें हो सकती हैं, फिर स्पेसिफिकेशंस में गड़बड़ें हो सकती हैं। इसके आप कसूरवार नहीं है, ये तो आपको जहां से डाटा आ रहा है वही अगर फॉल्टी डाटा है, स्टेक होल्डर ही हम्म। आपका एजुकेटेड नहीं है, या आप एक्सपर्ट जजमेंट ही नहीं ले रहे सही लोगों के साथ, तो शायद इन वजहों से ये प्रॉब्लम तो होंगी। तो अनसर्टेनिटी है। ये एक बड़ा रिस्क होता है कि मेरा टाइम एस्टिमेट ठीक साबित होगा कि नहीं होगा, मेरा कॉस्ट एस्टिमेट सही होगा कि नहीं होगा। कि मिसाल के तौर पे कीमतें बढ़ गई हैं बिल्डिंग मटेरियल की। आपने जब प्रोजेक्ट शुरू किया था, आजकल तो पाकिस्तान में ये कार्रवाई चल रही है ना, कि आप सुबह सो के उठते हैं तो जनाब हर चीज की कीमत डबल होती है। तो मतलब हम्म। कहने का ये है, तो वो तो प्लान तो उस वक्त किया था, तब तो आपने कहा था कि मेरा जनाब ये 5-6 करोड़ में घर बन जाएगा, और अब जनाब वो एकदम 12 करोड़ में बात पहुंच गई है। हम्म। तो ये अनसर्टेनिटी तो है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट की जो कम्प्लेक्सिटी है कैन बी करेक्टराइज्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक कम्प्लेक्सिटी। मतलब ये असरअंदाज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर, और वो डायनेमिज्म है जिसकी वजह से ये कम्प्लेक्सिटी आ रही है। और लाजी बात है कि प्रोजेक्ट तो इतनी मासूम चीज है कि अगर उसने ज्यादा खता कर दी तो उसे कत्ल भी किया जा सकता है। प्रोग्राम को तो आप इतने आराम से खत्म भी नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट जो है वो उसको इस बात का भी ख्याल रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन और डायनेमिक कम्प्लेक्सिटी की वजह से प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। ठीक है जी। तो आपको इसका लिंकेज रखना पड़ेगा कि इनके दरमियान कोई कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सके। फिर इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कम्प्लेक्सिटी की बात की हमने। ऑर्गेनाइजेशनल कम्प्लेक्सिटी फोकस करती है डेप्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब आपकी जो हायरार्की कितनी नीचे जाती है, एज वेल एज द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, और कितने लोएस्ट लेवल पे यूनिट हैं जिन्होंने आपस में इंटरेक्ट करना है। डीप हायरार्की जो होती है, जिसको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है जी। एक डिपार्टमेंट का एक लोएस्ट लेवल पे एक बंदा बैठा है, उसने दूसरे डिपार्टमेंट के लोएस्ट बंदे के साथ कोई इंटरेक्ट करना है, वो उसको इजाजत ही नहीं होती इंटरेक्ट करने की। थ्रू प्रॉपर चेन ऑफ कमांड जाइए, उसके बॉस से परमिशन लीजिए, और फिर आपको उससे एक्सेस मिल पाएगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कम्प्लेक्सिटी हैं, जिसकी वजह से वो इस बात का लिहाज नहीं करते कि आपके प्रोजेक्ट का टाइम कम है। वो लोग ये कार्रवाई, आप कोर्ट में चले जाएं, हम्म। आप फंस गए हैं, आपकी बिल्कुल कोई जबरदस्त प्रोजेक्ट एक ऐसी स्टेज पे था कि कल आपको उसका प्रॉफिट होने वाला था, और किसी ने केस कर दिया, अब सब कुछ धरे का धरा रह गया। अब तो सारी हम्म। चीजें चलेंगी कोर्ट की स्पीड के साथ। जब कोर्ट हम्म। फैसला देगा तो आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, तो बस यही इसका बटन दबा दें, फ्रीज कर दें इसको, अब कुछ नहीं हो सकता। राइट। फिर डायनेमिक कम्प्लेक्सिटी की हमने बात की थी। डायनेमिक कम्प्लेक्सिटी फोकस करती है प्रोजेक्ट के बिहेवियर के ऊपर, और वो कैसे चेंज होता है ओवर टाइम। प्रोजेक्ट का बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि वो जो लोगों का बिहेवियर, प्रोजेक्ट के लोगों का बिहेवियर,
वो कैसे चेंज होता है। फिर वही बात है कि प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर आपको ऐसी फजा या माहौल अपनी टीम को देना होता है कि वो इनकरेज रहे, वो मोटिवेटेड रहे, और बदलती हुई सूरत हाल में कंफ्यूज ना हो। जब वो कंफ्यूज होंगे तो ये जनाब ऐसी फोर्सेस हैं जो किसी भी वक्त आपको, आपके लोगों के बिहेवियर बदलते रहेंगे, जिसकी वजह से चीजें डायनेमिकली चेंज होती रहेंगी, और आपका प्रोजेक्ट जो है वो उनसे सफर करेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो एजाइल की टीम होती है ना, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम, ये वो बेहतरीन माहौल है जहां पे लोगों को आपने डेलीगेट कर दिया, भाई आप पे ही फैसले करो, खुद ही करो ये काम, तुम लोग फैसला करो, तुम्हें, तुम्हारा कोई बॉस है ही नहीं, नो बडी इज गोइंग टू ऑर्डर यू। ये तुम्हें असाइनमेंट दे दिया है, आपस में मिलजुल के फैसला करो और काम करो, मुझे रिजल्ट चाहिए, बात खत्म। तो ये फिर आपस में ही वो रिजॉल्व कर लेते हैं ना अपनी आपस की कम्प्लेक्सिटीज। जब चेन ऑफ कमांड बढ़ेगी, जैसे हमने पीछे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्सिटी में देखा कि जी ये मैं, हमने ये सोचा है, और अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाके बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है जो वापस ले जाओ, दोबारा बना के लाओ, ये मुझे नहीं पसंद आया। तो ये है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कम्प्लेक्सिटी। अब वो अगर वो भी डायनेमिक को कम्प्लेक्सिटी को क्रिएट कर रही है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है, तो डायनेमिक कम्प्लेक्सिटी को भी वो पनपने का मौका दे रही है। हम्म। लो जी, ए सेक्शन में हो गया कंप्लीट। ये पता नहीं कैसे हो गया, अचानक ही हो गया। नहीं, अच्छी बात नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल से हम तीसरा चैप्टर शुरू कर सकते हैं। चले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मैं ये भी फिक्र थी कि हम मतलब पीछे रह गए थोड़ा सा, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी ये स्लाइड आने के बाद थोड़ी सी तसल्ली मिली, तसल्ली हो हल्लाशेरी गई हुई। है। अच्छा, मजे की बात है कि आज का टाइम भी हमारा खत्म हो गया इसके साथ ही। अरे वाह। खबरें खत्म हो गई हैं। बीच में नहीं नहीं, काफी चीजें मतलब मिक्स मिक्स नहीं होने वाली बात, लेकिन ये है कि बड़ा बैलेंस रख के ना, दोनों चीजों का फोकस रख के चलना पड़ रहा है, ये बिल्कुल ये बात। बिल्कुल। ठीक है। असल में जितना आपका नॉलेज बढ़ता है ना, उसको दिमाग के अंदर आर्काइव करने के लिए भी एक पूरा नेटवर्क ये चाहिए। दैट इज द पॉइंट। मैं ये इसी इसी चीज की बात कर रहा था कि हम दोनों को लेकर के चलना जो है ना। बिल्कुल। अब सच्ची प्रोजेक्ट बात ये है का कि खाना अलग है, प्रोग्राम का खाना अलग है। नहीं, मैं अब देखिए, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब आपसे पढ़ा है वो उस वक्त तक था, ठीक है ठीक है चल रहा है। अब जब मैं चल कर रहा हूँ ना, तो मैं अगर आपको इस तरह से बताऊं हम्म। कि उसे इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है। ओके। वही बात है, मतलब आपका माइंडसेट अभी प्रोजेक्ट मैनेजर वाला था ना। हाँ। आप उसी तरह से ट्रेन थे, पीएमपी भी आपने जब किया था, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। अब एकदम हम्म। हम आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें कर रहे हैं, अब हम हायर हम्म। लेवल की बात कर रहे हैं। तो जब आपको ये बातों से आप तसल्ली से समझ जाएंगे ना, तो फिर आप प्रोग्राम मैनेजर की तरफ सोचा करेंगे। मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि वरी होती थी कि हाँ यार, अच्छा ये टूल को देख लें, ये टेक्निक को देख लें, ये फलानी एस्टिमेशन कैसे है, वो कैसे है। इन चीज़ों को देख के ना, मैं आपको ये सिर्फ अपना ओपिनियन ये दे रहा हूँ हाँ कि उन चीज़ों की वरी कम हो गई। दो कि उनको अपने दिमाग में रखना है, वो हाँ। सब चीज़ें रखनी हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। आ, लेकिन अब यहाँ की वरी शुरू हो गई है कि यार ये तो चीज़ ही और है भाई, इसको ये थिंक अबाउट इन दिस वे। ये बात कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इतनी बहुत वेलकम जी, मेहनत बहुत का। वेलकम। कल इंशाल्लाह हम वक्त पे मिलते हैं और कोशिश करते हैं जितनी भी इंशाल्लाह। स्पीड से खींच सकें हम इसको ठीक कर है। लें। तीसरा चैप्टर किस चीज़ के बारे में सर? मुझे अभी याद नहीं है। कल देख लेंगे। ठीक है। ओके डियर, ठीक है थैंक सर। यू वेरी मच एंड ओके, टेक अस्सलाम वालेकुम। केयर।